एपिसोड 81। अगर धोखा सही है तो तेरे भी साथ यह होगा। अब आगे 3 साल बाद ठुकरा के चल दिए तुम। लम्हे थे हजार, एक बारी भी नहीं सोचा होगा मेरा क्या। ठुकरा के चल दिए तुम। लम्हे थे हजार, एक बारी भी नहीं सोचा होगा मेरा क्या। अगर धोखा सही है तो तेरे भी साथ यह होगा। खुदा ने जिंदगी दी है तो फिर इंसाफ भी होगा। अगर धोखा सही है तो तेरे भी साथ यह होगा। खुदा ने जिंदगी दी है तो फिर इंसाफ भी होगा। पी रहा हूँ जी रहा हूँ होठों को मैं सी रहा हूँ। कतरा कतरा मर भी जाऊंगा। पी रहा हूँ जी रहा हूँ होठों को मैं सी रहा हूँ। कतरा कतरा मर भी जाऊंगा। एक कॉन्सर्ट जहां पर करोड़ों के तैनात पर लोग आए हुए थे। स्टेज पर एक लड़का गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था जिसके चेहरे पर मार्क्स था, पर उसकी ब्लू आंखें, मस्कुलर बॉडी जो सभी को उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। सभी उसके गाने पर झूम रहे थे, पर उस लड़के की आंखों में एक दर्द दिख रहा था जो दूर से किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। बस वह लोग उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे और उसके नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वही बहुत सारे लोग टीवी पर यह कॉन्सर्ट लाइव देख रहे थे और बहुत सारे लोग फोन में, क्योंकि आज नंबर 1 सिंगर जिसने कभी अपना फेस किसी को नहीं दिखाया वह आज सबको अपना फेस दिखाने वाला था। फासले चाहे जितने हो हम तेरे रहेंगे कहते थे मुझे। करवटें बदलते वक्त भी खुदा से मौत भी मांग लेते हैं हम। दर्द उतना देना कि जितना झेल पाओ। खिलौना नहीं दिल है कि हमसे खेल जाओ। अगर धोखा सही है तो तेरे भी साथ यह होगा। खुदा ने जिंदगी दी है तो फिर इंसाफ भी होगा। सभी बेसब्री से बस उसे ही देखे जा रहे थे और वह अपने ही धुन में गाए जा रहा था। सभी उसका फेस देखना चाहते थे पर अभी तक उसने अपना फेस रिवील नहीं किया था। अगर धोखा सही है तो तेरे भी साथ यह होगा। खुदा ने जिंदगी दी है तो फिर इंसाफ भी होगा। पी रहा हूँ जी रहा हूँ होठों को मैं सी रहा हूँ। कतरा कतरा मर भी जाऊंगा। पी रहा हूँ जी रहा हूँ होठों को मैं सी रहा हूँ। कतरा कतरा मर भी जाऊंगा। अब वह लड़का गिटार बजाते हुए अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है और उसके मास्क को हटाते ही वहां पर शोर शराब और बढ़ जाता है। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी बस एक ही नाम लेकर चिल्ला रहे थे, रुद्रा। सभी की जुबान पर बस रुद्रा का ही नाम था। रुद्रा सभी को देखता है और उसकी नज़र थोड़ी दूर कैमरा पर जाता है और कमरे पर देखते हुए वह फ्लाइंग किस देता है और साथ में वहां पर खड़े सभी ऑडियंस को भी रुद्र के ऐसा करने से सभी और ज्यादा चिल्लाने लगता है। सिंघानिया मेंशन में भी ये लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और जैसे ही रुद्रा अपना चेहरा रिवील करता है तो सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। रुक्मणी जी जो अपने हाथ में ब्लैक कॉफी लेकर ऊपर की ओर जा रही थी टीवी पर देखते हुए, वह जल्दी से टीवी के सामने आ जाती है और स्क्रीन पर देख रहे रुद्रा के चेहरे पर हाथ फिराते हुए तनिष्क पीछे पलट आलोक जी को देख, मैंने कहा था ना मेरा तनिष्क जिंदा है, देखा ये देखो मेरा तनिष्क मेरा बेटा। रुक्मणी जी की बात सुनकर आलोक जी रुक्मणी जी के पास आकर उनको समझते हुए, रुक्मणी यह हमारा तनिष्क नहीं है, तुम इसके आंखें देखा, इसके आंखें ब्लू है और हमारे तनिष्क की आंखें ग्रीन था, ब्लू नहीं। रुक्मणी जी आलोक जी को खुद से दूर कर, आप लोग क्यों मेरे तनिष्क के पीछे पड़े हैं? मैं कह रही हूँ मेरी तनिष्क जिंदा है और जब वह सबके सामने है तो फिर भी क्यों कह रहे हो ऐसा? जल्दी से जाओ, जाकर मेरी तनिष्क को वापस ले आओ, वह नाराज है हमसे। आलोक जी रुक्मणी जी को कुछ कहते कि दादाजी आलोक जी को हाथ दिखाकर रोक देते हैं। तभी बाहर से प्राची आती है जिसने इस वक्त बिजनेस सूट पहनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। प्राची के पीछे ही मिश्का भी थी और वह भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। इन 3 सालों में प्राची और भी ज़्यादा पतली हो गई थी और साथ में खूबसूरत भी। उसने अपने बालों को काटकर कंधे तक कर लिया था जिससे वह अभी किसी 16-18 साल की बच्ची नजर आती थी। प्राची को देखते ही रुक्मणी जी भागते हुए प्राची के पास जाते हैं और प्राची को देखते हुए, प्राची तुम्हें मैंने कहा था ना तनिष्क जिंदा है, तुमने कहा था, हाँ देखो मेरा तनिष्क। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची और मिश्का दोनों की थकान एकदम से दूर हो जाती है। वह दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। रुक्मणी जी प्राची को खींचते हुए टीवी के सामने ले आते हैं और स्क्रीन पर रुद्रा को दिखाते हैं जिसे देख प्राची की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल जाती है। प्राची टीवी के सामने जाकर ध्यान से रुद्रा को देखने लगती है। तभी आलोक जी प्राची के कंधे पर हाथ रख, वह हमारा तनिष्क नहीं है, उसके आंखों की कलर अलग है और अगर हमारा तनिष्क वह होता तो कब का हमारे पास आ जाता, ऐसे दूर नहीं रहता। रुक्मणी जी आलोक जी की बात सुन लेते हैं और गुस्से में चिल्लाकर, बार बार यह क्यों कह रहे हो कि वह मेरी तनिष्क नहीं है, वही मेरा तनिष्क है, तुम अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे हो? आलोक जी गहरी सांस छोड़कर रुक्मणी जी की तरफ देखता है। प्राची भी रुक्मणी जी को देखती है। तभी मिश्का कहती है, मॉम भैया को सिंगिंग नहीं आता था, भैया सिंगिंग पसंद भी नहीं करते थे और यह जो है वह सिंगर है। रुक्मणी जी अपना सिर ना में हिलाते हुए, नहीं यह मेरा बेटा है, मेरे बेटे को वापस लाओ, मेरे बेटे तनिष्क।
कहते कहते रुक्मणी जी बेहोश हो जाते हैं तो जल्दी से आलोक जी रुक्मणी जी को गोद में उठा लेते हैं और वहां से रूम की ओर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे मिश्का दादा दादी भी जाती है। प्राची जाते हुए उन सभी को देखती है और फिर से टीवी स्क्रीन पर रुद्रा को देखती है जो बिल्कुल तनिष्क की तरह दिखता था, बस उसके आंखों का कलर अलग था। प्राची जल्दी से टीवी को ऑफ करके भागते हुए ऊपर तनिष्क के रूम के सामने जाती है जो बाहर से बंद थी। प्राची डोर को ओपन करके अंदर जाती है। अब तनिष्क के रूम में कोई भी नहीं रहता था। प्राची दूसरे रूम में रहती थी पर वह रूम बिल्कुल साफ सुथरा था। रुक्मणी जी हमेशा इस रूम को साफ रखती थी। प्राची वॉल पर लगे तनिष्क के बड़े से फोटो के पास जाती है और तनिष्क को देखते हुए, तुम वह नहीं हो सकते, तुम वापस नहीं आ सकते, पर वही चेहरा क्यों वह चेहरा फिर से मेरे सामने आया? मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे चेहरे से। इतना कहते हुए प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिसे प्राची साफ करती है तभी उसके कान में एक आवाज पड़ती है, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तुम, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम डॉक्टरी और बिजनेस के साथ साथ इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो। प्राची पीछे पलटी है तो पीछे सिद्धार्थ था, जिसे देख प्राची उनके पास आकर, एक्टिंग तो आप भी अच्छी कर लेते हैं, टीना के साथ एक्टिंग ही तो किया था आपने। सिद्धार्थ प्राची को घूरते हुए, तुम्हें देखते ही मेरा जी करता है तुम्हें जान से मार दूं, पर जब तक मेरी मॉम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहाँ रखना होगा। प्राची सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए, मैं भी बस मॉम के लिए ही यहाँ हूँ, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं रहती जहाँ पर आप जैसे और तनिष्क जैसे इंसान रह। सिद्धार्थ प्राची को उंगली दिखाकर, तुम मेरे भाई के नाम अपनी जुबान से मत ही लो। प्राची गहरी सांस छोड़कर, उसका नाम मुझे लेने में कोई शौक नहीं है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए आपकी शादी की अरेंजमेंट कीजिए, कल तो हम सभी जा रहे हैं ना, परसों से संगीत मेहंदी हल्दी इंतजाम कीजिए। जाए, मेरी भी मन थी कि मैं आपकी शादी में हाथ बटाऊं, पर मैं नहीं कर सकती, मैं विधवा हूं ना, इसलिए। इतना कहकर प्राची रूम से बाहर निकल जाती है और सिद्धार्थ गुस्से में जाते हुए प्राची को देख, टीना कहाँ है? प्राची रुककर पीछे पलट सिद्धार्थ को देखा, आपके पास तो बहुत पावर है ना, आप ही पावर करते रहते हैं, तो अपने पावर से पता कर लीजिए कहाँ है, पर अगर पता चल भी जाए तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है आपके वाइफ आपको जान से मार दे। इतना कहकर प्राची रूम से बाहर चली जाती है तो सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत कर तनिष्क की फोटो को देखने लगता है। आलोक जी के रूम में सभी रूम में थे, शौर्य भी आ चुका था। प्राची डॉक्टर को देख, डॉक्टर मॉम को क्या हुआ? वह अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर के कुछ कहने से पहले सिद्धार्थ कहता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 3 साल पहले भी एक बार हुआ था। सिद्धार्थ की बात सुनकर प्राची सिद्धार्थ को देखती है जो उसे घूर रहा था, जिसे देख प्राची और कुछ भी नहीं कहती। रुक्मणी जी बेहोशी के हालात में भी तनिष्क का नाम ले रही थी, जिसे सुनकर डॉक्टर सबको देखते हुए कहते हैं, उनकी हालत पहले से और भी खराब होती जा रही है। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, कुछ भी करके उनके बेटे को उनके पास लाइए, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी और हम उनको बचा नहीं पाएंगे। प्राची परेशान होते हुए, डॉक्टर हम तनिष्क को कैसे लाएंगे? आपको भी पता है वह जिंदा नहीं है, तो हम एक मरे हुए इंसान को कैसे ला सकते हैं? डॉक्टर प्राची को देख, हम नहीं जानते और इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप लोगों के पास पैसे हैं और अभी बहुत सारे सर्जरी होते हैं, सेम फेस मास्क बनाए जाते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर उनके बेटे को उनके पास लाना होगा। आलोक जी परेशानी से रुक्मणी जी को देखते हुए उनके पास चले जाते हैं और उनके पास बैठकर उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। शौर्य डॉक्टर को देख, पर डॉक्टर इन 3 सालों में सब कुछ ठीक था और यूं अचानक मॉम फिर से बेहोश हो गई और वह बेहोशी में तनिष्क भैया का नाम ले रहे हैं। सबको देख क्या कुछ हुआ है, जिससे मॉम को तनिष्क भैया की काफी ज्यादा याद आ रही है। रिद्धि जो 3 साल पहले ही इटली से वापस आ गई थी, वह शौर्य को देख, हाँ मैं आज एक लाइव कॉन्सर्ट देख रही थी रुद्रा बैनर्जी का, जो आज अपना फेस रिवील करने वाला था। और शौर्य आंखें छोटी करके, और क्या? मिश्का आगे आकर, और रुद्रा ने फेस रिवील किया और उसका चेहरा बिल्कुल तनिष्क भैया के जैसे है, बस उनकी आंखों का कलर अलग है। और रुद्रा बैनर्जी के बारे में जितना पता है वह और तनिष्क भैया बिल्कुल 2 गलत इंसान हैं। और वैसे भी तनिष्क भैया की डेट 3 साल से हुई है, 3 साल से वह हमारे बीच में नहीं है, और रुद्र पिछले 5 सालों से सिंगिंग इंडस्ट्री में है, मतलब ये तो श्योर है कि वह तनिष्क भैया नहीं हो सकते। मिश्का के कितना कहते ही डॉक्टर मिश्का को देख, तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, किसी तरह मिस्टर बैनर्जी को तनिष्क सिंघानिया बनाकर रुक्मणी जी के सामने ला। डॉक्टर के बात को बीच में काटकर प्राची कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ प्राची को देख, जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी मॉम को पहले की तरह देखना है, तो हम रुद्र को ही तनिष्क बनाकर यहाँ लाएंगे। शौर्य सिद्धार्थ को देख, पर वह हमारा बात नहीं मानेगा, वह किसी का नहीं सुनता। प्राची डॉक्टर को देख, डॉक्टर प्लीज कोई और तरीका निकालिए ना, यह एक तरीका तो नहीं हो सकता। डॉक्टर गहरी सांस छोड़कर, कोई और रास्ता नहीं है, अगर रुक्मणी जी को ठीक करना है तो यही एक रास्ता है।
दादाजी प्राची को देख, परसों से शादी के रिश्मे स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले उस लड़के को तनिष्क बनाकर बहू के सामने ले आओ ताकि वह सिद्धार्थ के शादी में खुश रहे के और वह जल्दी से ठीक हो जाए। इतना कहकर प्राची की कोई भी बात सुने बिना दादाजी और दादी जी दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सिद्धार्थ प्राची को देख, सुना दादाजी ने क्या कहा तो जल्दी करो, रुद्र को कैसे मनाना है ये तुम्हें पता है, बस मैं अपने मॉम को ठीक देखना चाहता हूँ। फिर प्राची के पास आकर धीरे से, भूलना मत तुम्हारी वजह से आज मेरे मॉम की यह हालत है, हमारे पूरे फैमिली आज भी दर्द से गुजर रहे हैं, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है तो जो कहाँ है वह करो। सिद्धार्थ रूम से बाहर चला जाता है। वही शौर्य प्राची को देख, मैं कल रुद्र के साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ, मैं और तू उससे बात करने जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। शौर्य के बात खत्म होते ही आलोक जी उन दोनों को देख, रुद्रा को तनिष्क बनाकर आना होगा, प्राची के पास जाकर उसके हाथ को पकड़, तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, अपने करियर को भी दांव में लगा दिया, अब प्लीज रुद्रा को ले आओ। मिश्का अपना सिर हाँ में हिलते हैं, हाँ प्राची ले आएगी, अगर रुद्रा तनिष्क भैया बनकर आएंगे तो मोम जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके बाद तू भी अपने लाइफ में सेटल हो सकता है आशुतोष से शादी करके। मिश्का की बात सुनकर प्राची मिश्का को देखती है और चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। प्राची को जाते देखा रिद्धि प्राची के पीछे जाने लगती है तो आलोक जी उसे रोकते हुए, रिद्धि रुक जाओ, उसे कुछ देर अकेले रहने दो। रिद्धि एक गहरी सांस छोड़कर, ठीक है तो मैं मनीषा के पास जाती हूँ, प्राची कह रही थी आज ही उसे लेकर रिजॉर्ट चली जाऊँ और आप लोग तो कल शाम को आ ही रहे हैं। शौर्य अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मैं भी सोच रहा था कि आज ही रिजॉर्ट चला जाऊं, काम कितना आगे बढ़ रहा है ये भी तो देखना है ना, और चल साथ में उनको भी ले जाएंगे। मिश्का उन दोनों को रोकते हुए, अरे भैया आप तो कल प्राची के साथ उस रुद्र से मीटिंग के लिए जाने वाले थे ना, तो आप अभी रिजॉर्ट जा रहे हैं। शौर्य पीछे पलट मिश्का को देख, मैं मीटिंग फिक्स कर दूंगा, तू और प्राची चली जाना, मुझे डेकोरेशन का भी तो कुछ देखना है ना। तब मुझे याद नहीं था, वैसे भी देशमुख फैमिली तो आज सुबह से ही रिसोर्ट में आकर अपना डेरा जमा कर बैठे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। मिश्का अपनी सिर हिलाती है तो रिद्धि और शौर्य वहां से बाहर चला जाता है। अंडस्को कॉन्सर्ट के बाद रुद्रा अपने अपार्टमेंट में आता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पर पहले से एक लड़का और एक लड़की बैठा था जो अंधेरे में ही ड्रिंक कर रहा था। रुद्रा को देख वह लड़की उठकर रुद्र के पास आकर, ऐसे क्यों देख रहा है, तेरे फेस रिवील की खुशी में हम बियर पी रहे हैं। रुद्रा जाकर उनके पास बैठते हैं, तुम दोनों को यही जगह मिला शराब पीने के लिए। लड़का मुंह बनाकर, शरीफ मत बन, हमेशा तो पिकर टूर रहता है और हमें कह रहा है हम तो बियर पीते हैं और तू। रुद्रा उसे रोकते हुए अपने गिटार को वहीं पर छोड़ वहां से लेफ्ट साइड जाता है जहां पर एक मिनी बार बना हुआ था जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव वाइन के बोतल था। रुद्र उनमें से एक विस्की की बोतल निकलता है और ढक्कन को खोल उसे पीते हुए सोफे के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। रुद्रा को ऐसे शराब पीते देख वह लड़की उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए, रुद्रा प्लीज यार ऐसे बस नीट मत पिया कर, तू हमेशा शराब पीता है, हमारी बात भी नहीं सुनता, पर इतना तो सुन, हम तुझे पीने से नहीं रोक रहे हैं, बस ऐसे नीट मत पिया कर। रुद्रा उस लड़की का हाथ झटक, सोनम तुझे मैंने कितनी बार कहा है एक ही बात मेरे कान में बार बार मत कहा कर, और अगर तुम दोनों का पार्टी हो गया हो तो यहाँ से निकलो, और अगर ना निकालना है तो सो जाओ, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर रुद्रा फिर से बोतल को अपने मुंह में लगा लेता है और पीने लगता है। उसे देख सोनम उस लड़के को देख, विराज तू रुद्रा को कुछ कहता क्यों नहीं है। विराज गहरी सांस छोड़कर बियर को पीते हुए, तुझे लगता है जब वह तेरी बात नहीं मानता तो मेरा बात मानेगा। विराज की बात पर रुद्रा विराज और सोनम को देख, तुम दोनों तो मोम डैड से मिलने गए थे ना, कैसे हैं वह दोनों। विराज रुद्रा को देख, वह दोनों ठीक है, तुझे याद कर रहे थे, तुझे देखना चाहते थे। विराज की बात सुनकर रुद्रा विस्की का बोतल फिर से अपने होठों से लगा लेता है और सोफे से उठकर डोर की तरफ जाने लगता है, जिसे देख सोनम रुद्रा का हाथ पकड़, रुद्रा तू अभी कहाँ जा रहा है। रुद्रा सोनम को देख, मॉम डैड के पास, वह मुझसे मिलना चाहते हैं ना। रुद्र की बात सुनकर विराज हैरानी से सोनम को देखता है और फिर जल्दी से रुद्रा को पकड़, तू पागल हो गया है रुद्रा, तू ऐसे शराब पीते हुए अंकल आंटी से मिलने जाना चाहता है, वह दोनों जब तुझे ऐसे देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, तूने सोचा वैसे ही लोगों के मुंह से तेरे बारे में सुन सुन के वह दोनों बहुत दर्द में है, अब तू ऐसे जाकर उनको और ज्यादा हर्ट मत कर। विराज की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कहता, वह शराब पीते हुए मुड़कर अपने रूम की ओर चला जाता है। विराज के जाने के बाद सोनम गहरी सांस छोड़ के विराज को देखा है, विराज भी एक गहरी सांस छोड़ना है और वह दोनों फिर से जाकर बियर पीने लगते हैं। अंडस्को प्राची अपने रूम में बैठी थी, तभी उसकी फोन रिंग करती है। प्राची स्क्रीन पर देखी है तो वहां पर मिस्टर अग्रवाल नाम शो हो रही थी। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर कॉल रिसीव करती है और उधर से कुछ कहने से पहले कहती है, आशुतोष जी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी मेरी तबीयत तेरी खराब है तो मुझे रेस्ट करना है।
इतना कहकर उधर से कुछ सुने बिना ही प्राची कॉल कट कर देती है। वही प्राची के ऐसा करते हैं आशुतोष गुस्से में अपने फोन को दीवार पर मरता है, जिससे फोन टूटकर बिखर जाता है। वही मनोज डरते हैं आशुतोष के हाथ में एक और फोन पकड़ा देता है, पर आशुतोष इस फोन को भी तोड़ते हुए कहता है, मुझे कोई फोन नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। मनोज चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। आशुतोष गुस्से में चेयर से चेयर को उठाकर सामने वॉल पर मारता है और चिल्ला कर कहता है, बहुत हो गया, 3 साल से मैं तुम्हारी नखरे झेल रहा हूँ, बस तुम्हें तुम्हारी मर्जी से पाने के लिए, पर तुम तो उस सिंघानिया फैमिली से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो और न उस तनिष्क के यादों से बाहर आ पा रहे हो। इतना कहने के बाद आशुतोष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और वह टेबल पर देखता है जहां पर एक और फोन रखा हुआ था जो मनोज ने ही रख कर गया था। आशुतोष उस फोन को उठाकर एक नंबर डायल करता है। कुछ ही रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही आशुतोष कहता है, मैं और वेट नहीं कर सकता, 3 साल हो गया है मैं वेट कर रहा हूँ, अब तुम खुद उसे किडनैप करो, कल हम शादी करेंगे, शादी है कल स्टीफन और प्राची की। आशुतोष की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन आशुतोष थोड़े गुस्से में, क्या तुम्हें मेरे और प्राची की शादी से ऐतराज है? उधर से फिर से कुछ कहता है, जिसे सुन आशुतोष मुस्कुराते हुए, होना भी नहीं चाहिए तो मैंने जो कहा वो करो, मुझे मेरा कोहिनूर चाहिए, 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मेरे अंदर और पेशेंस नहीं है। आशुतोष की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन आशुतोष शांत हो जाता है और कहता है, तो तुम उसे मनाओ, कुछ भी करो, पर 1 महीने के अंदर प्राची शादी के लिए मन जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर आशुतोष कॉल कट कर देता है और फोन को टेबल पर रख जाकर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखते हुए, बहुत तड़प आया है तुमने किसी लड़की के लिए, मैं इतना नहीं तड़प, जब भी मैंने जिसे चाहा वह मेरे बेड पर आ गिरी, चाहे अपनी मर्जी से हो या जबरदस्ती, पर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। यही रीजन है कि मैं इतने दिनों तक तुम्हारी हर एक नखरे झेल रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, पर अब तुम्हारे पास बस 1 महीना ही है कोहिनूर, अगर इन 1 महीने में तुमने शराफत से शादी नहीं किया तो मैं अपना शराफत भूल जाऊंगा। हा 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 हा। कहाँ है टीना? क्या सिद्धार्थ की शादी किसी और से हो जाएगा या होने वाला है कुछ और? क्या रूथ तनिष्क बनकर आने के लिए राजी हो जाएगा? आशुतोष किससे बात कर रहा था? एपिसोड 82। मेरे दिल में वह बचपन से है और मेरे मरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा। अब आगे। सिंघानिया मेंशन। प्राची फोन पर किसी से बात कर रही थी और वह कुछ टेंशन में लग रही थी। प्राची अपने सिर पर हाथ रख कहती है, तू यहाँ क्यों आ रही है? किसकी शादी में आ रही है बता, और बस 1 वीक तू इंतजार कर, उसके बाद तो यहाँ आ सकती है, अभी प्लीज मत आ। उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची कहती है, तू एक ऐसी शादी में आ रही है जिसकी तुझे पता भी नहीं है किसकी शादी है, बस इतना पता है तू दिल्ली आ रही है, तू अपने फ्रेंड से पूछ तो जरा किसके शादी में आ रही है तू। प्राची की बात सुनकर फिर से उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची खिड़की के पास जाकर बाहर आसमान में चांद को देखते हुए, जो चाहे वह कर, अगर तुझे आना ही है तो मुझे क्यों ही पूछ रही है तू? इतना कहकर उधर से कुछ भी सुने बिना वह कॉल कट कर फोन को देख कहती है, मुझे माफ कर दे, कब कैसे मैं इतनी बुरी बन गई मुझे पता भी नहीं चली, मैंने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, खुद को बर्बाद कर दिया, सिंघानिया फैमिली को बर्बाद कर दिया, एक एक इंसान को मैंने बहुत हर्ट किया। मैं सच कह रही हूँ टीना, मैं सिद्धार्थ भैया और तुझे लग नहीं करती, अगर वही ये शादी ना करते तो वही ये शादी भी कर रहे हैं और तेरे साथ भी रिलेशन में रह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई तुझे गलत कहे, कोई यह कहे कि तू। इतना कहते कहते प्राची रुक जाती है और आसमान में चांद को देखते हुए, तनिष्क मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो और तुम्हें शायद हंसी आ रही होगी ना, मेरी हालत पर आना भी चाहिए। तुम सोच रहे हो ना, जब मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें मार दिया, तो मैं क्यों तुम्हारे फैमिली को और तुम्हारी कंपनी को संभाल रही हूँ? मैं बुरी हूँ तनिष्क, बहुत बुरी हूँ, पर तुम्हारी तरह उतना भी नहीं। तुम्हारे जैसे बुरे इंसान को मारने के बाद भी मेरे अंदर एक दिल है, मेरे वजह से मॉम की आज ये हालत है। हर किसी के दिल में दर्द है, सब बस बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से सभी हर पल रोते हैं, और यह सब मेरे वजह से है। जिस हाथों से मैंने इतने लोगों की जान बचाई, उसी हाथों से मैंने किसी को मारा है, उसे जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पर क्यों? तुम एक क्रिमिनल हो ना जान, तुम्हारे हाथ में कितने मासूम के खून लगा हुआ था, क्यों तुमने ये सब किया? ये सब कहते हुए प्राची की आंखों से आंसू गिर रही थी और वह एकटक ऊपर आसमान में चांद को देख रही थी और चांद में उसे तनिष्क का सहारा नजर आती है जो मुस्कुरा रहा था। रुद्रा का अपार्टमेंट। रुद्रा भी अपने रूम के बालकनी में खड़ा शराब पीते हुए आसमान में चांद को ही देख रहा था। तभी पीछे से सोनम कहता है, एक बात बताओ, तू इतना शराब क्यों पीता है? रुद्रा पीछे पलटता है तो सामने विराज और सोनम खड़ा था। उन दोनों को देख रुद्रा बाकी शराब को भी पीते हुए, तुम दोनों इतना सवाल क्यों करते हो? विराज मुंह बनाकर, दोनों क्यों कह रहा है सवाल? मैं नहीं करता सवाल, का पिटारा तो इस सोनम के पास ही है।
रुद्रा अपना सिर हिलाते हुए अपने लड़खड़ाते कदम के साथ रूम में आता है, जिसे देख विराज और सोनम जल्दी से उसे पकड़ता है और बेड पर बैठता है। रुद्रा अपना हाथ दिखाकर, मैं ठीक हूँ, आ गई बेड पर, अब तुम दोनों जाओ, जाकर अपने अपने बेड पर सो जाओ, मुझे नींद आ रहा है। विराज अपने फोन को आगे करते हुए, कल तेरा शेड्यूल तो वैसे भी फ्री है और कल मिसेस प्राची सिंघानिया तुझसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने दोपहर में एक मीटिंग का टाइम दिया है, क्या तू तब उनसे। रुद्रा विराज को रोककर उसे घूरते हुए, यह मिसेस प्राची सिंघानिया कौन है? कोई नया मॉडल सिंगर है क्या? सोनम अपना सिर ना में हिला के, वो एक डॉक्टर और बिजनेस वूमेन है, उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है 3 साल पहले ही, बट वह अभी तक राज है कि उनकी डेथ हुआ तो हुआ कैसे, और उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिला, और अभी वह अपने डॉक्टरी के साथ साथ अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी संभाल रही है। और अजीब बात तो यह है, जिस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हुई है उसी दिन उनके फ्रेंड्स और अब डॉक्टर मतलब नंबर 1 डॉक्टर, उनकी भी डेथ हो गई है। बेचारी ने एक ही दिन में अपने हस्बैंड और फ्रेंड को खाया। रुद्रा सोनम को घूरते हुए, तूने तो उनकी जन्म कुंडली निकाल लिया। सोनम अपना सिर हिलाते हैं, मेरी यही काम है। विराज रुद्रा को देख, तू ये सब छोड़ और बता, क्या तू चल उनसे मिलेगा? रुद्रा कुछ सोचते हुए, एक बिजनेस वूमेन और डॉक्टर जो भी हो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, पहले ये पता कर। सोनम थोड़ी हिचकी चाहते हुए, मैंने तुझे पहले भी कहा है तेरा चेहरा और तनिष्क सिंघानिया का चेहरा बिल्कुल मैच होता है, तो शायद इसीलिए तुझसे मिलना चाहते हैं वो, क्योंकि आज तूने अपना फेस रिवील किया तो शायद उन्होंने तुझे देखा और उनको लगा तू शायद उनके हस्बैंड हो सकता है। रुद्रा सोनम को घूरते हुए विराज को देख, मैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं कर रहा, माना कर दे, कह देना कल मैं फ्री नहीं हूँ। विराज गुस्से में सोनम को घूरता है और फिर रुद्रा को देख, रुद्रा तू ऐसे क्यों कह रहा है यार, हो सकता है वह किसी और रीजन से तुझसे मिलना चाहता हो, तुझे एक बार उनकी बात तो सुनना चाहिए। रुद्र अपनी आंखें छोटी करके विराज को घूर कर, तू उनका इतना साइड क्यों ले रहा है? विराज आंखें चुराते हुए, मैं उनका साइड कहाँ ले रहा हूँ, मतलब मुझे जितना पता है वह एक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और साफ दिल की लेडी है जो हमेशा सबकी मदद करती है, और 3 साल हो गए हैं उनके पति की डेथ हुई पर वह अब तक अपने ससुराल में ही है। रुद्रा सामने वालों को घूरते हुए, तुम दोनों को एक बात अच्छे से पता है कि जो चीज़ दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं, तो किसी को भी किसी की लुक से जज नहीं करना चाहिए, वह अंदर से कैसा है ये किसी को नहीं पता। रुद्रा की बात सुनकर सोनम विराज को खींचकर रूम से बाहर ले जाता है और उन दोनों के जाते ही रुद्र चुपचाप बेड पर लेट जाता है और सीलिंग को घूरने लगता है। अंडस्को सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन, प्राची की रूम। प्राची तुझे कितनी बार कहा है ऐसे स्लीपिंग पिल्स मत लिया कर, तुझे खुद भी पता है ऐसे स्लीपिंग पिल्स रोज लेने से कितना नुकसान होता है हमें, तू एक डॉक्टर होकर खुद के साथ ऐसे लापरवाही कैसे कर सकती है? प्राची जो वॉशरूम से बाथरोब पहने बाहर आती और मिश्का की बात सुन उसे देख कहती है, तो क्या मैं पूरी रात जाग कर बीता दूं? प्राची की बात सुनकर मिश्का कुछ नहीं कहती तो प्राची वहां से चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद प्राची चेंजिंग रूम से बाहर आती है और मिश्का को देख, शौर्य ने उसे, क्या नाम है उस सिंगर का, उसके साथ मीटिंग फिक्स किया, कितने बजे है मीटिंग? मिश्का प्राची को देख, रुद्रा बनर्जी, उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, मतलब वह मिलना नहीं चाहता। प्राची अपने बालों को सुखा रही थी, मिश्का की बात सुनकर वह रुक जाती है और मुड़ के मिश्का को देख, क्यों? मिश्का अपनी सिर ना में हिलाकर, पता नहीं, मुझे जितना पता है आज रुद्रा बनर्जी का कोई बिजी शेड्यूल नहीं है, बट उसने कहा वह बहुत बिजी है। प्राची अपनी सिर हिलाते हुए, एक काम कर, इसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है निकाल और मुझे सेंड कर देना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और साथ में उसका एड्रेस भी। मिश्का अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, क्या तू अपॉइंटमेंट ना लेकर ही उससे मिलने जाने वाली है? प्राची मिश्का को देख, तू भी जा रही है, पर अगर वह सच में बिजी हुआ तो हम उसे आज मिलने नहीं जाएंगे। मिश्का अपनी सिर हिलाते हुए, तू हॉस्पिटल जा, वैसे सिद्धार्थ भैया अभी के सारे मीटिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। प्राची मिश्का को देख, वह अपने उडबी वाइफ पर ध्यान न देकर अपने भाई की कंपनी में ध्यान दे रहे हैं, गजब। मिश्का मुंह बनाकर, तू हमेशा ऐसे क्यों कहती है यार, तुझे भी पता है वो लड़की किसी को भी नहीं पसंद, बस दादाजी दादीजी और डैड को छोड़कर खुद दूल्हे को ही नहीं पसंद, तो दूल्हा क्यों उस चुड़ैल पर मतलब उडबी वाइफ पर ध्यान देगा? प्राची कुछ कहती कि तभी उसकी फोन रिंग करती है। प्राची स्क्रीन पर नाम देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे देख मिश्का जल्दी से प्राची के पास आकर उसके फोन पर देखती है और उसके चेहरे में भी स्माइल आ जाती है। प्राची कॉल रिसीव करती है तो उधर से एक प्यारी सी आवाज आती है जो अपने तोतली आवाज में कहता है, मीमी देखो ना मॉम, मुझे जबरदस्ती स्टडी करा रहे हैं, मुझे अभी स्टडी नहीं करना, हम यहाँ पर मस्ती करने आए हैं और मॉम मुझे पनिश कर रहे हैं, आप मॉम को समझाएं ना।
प्राची मुस्कुराकर कहती है, गौरव मोम तुम्हें पनिश नहीं कर रहे हैं, मोम तुम्हें स्टडी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि तुम वहाँ पर 1 वीक तक रहने वाले हो और अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। इससे तुम्हें फिर से सब कुछ स्टडी करना होगा, शुरू से शुरू करनी होगी और इससे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी ना। और वैसे भी बस 2 घंटे ही तो तुम्हें स्टडी करना होगा, उसके बाद तो तुम मस्ती कर सकते हो। प्राची की बात पर उधर से गौरव रोते हुए, पर मुझे स्टडी नहीं करना, आप लोग तो स्टडी नहीं करते तो मैं क्यों स्टडी करूं। मिश्का मुंह बनाकर, गौरव बच्चू अगर हम स्टडी नहीं करते तो हम बड़े नहीं होते, जो स्टडी नहीं करते वह बड़े नहीं होते, अगर तुम बड़े नहीं होना चाहते तो तुम स्टडी मत करो। उधर से गौरव कहता है, मुझे स्टडी करना है, मुझे बड़ा होना है, बड़ा होने के बाद मुझे भी स्टडी नहीं करना पड़ेगा है ना। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाकर, सही कहा, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, तब तुम्हें जॉब करना पड़ेगा। प्राची की बात सुनकर गौरव कहता है, मम्मी आप कब आओगे? आप 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आए, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। प्राची मुस्कुराते हुए, मीमी शाम को तुमसे मिलने आएगी, अभी तुम मोम को फ़ोन दो, मीमी को मोम से कुछ बात करनी है। प्राची की बात पर गौरव ओके कहता है। फिर उधर से एक आवाज़ आती है, हाँ प्राची दीदी। प्राची, मनीषा गौरव की तबीयत अभी कैसा है, वह ठीक तो है ना? उधर से मनीषा कहती है, हाँ दीदी वह बिल्कुल ठीक है, बुखार कम हो गई है। मिश्का प्राची से फ़ोन लेकर, यार मनीषा तुम ये ठीक नहीं कर रहे गौरव के साथ, हमारे गौरव को पढ़ना पसंद नहीं और फिर भी तुम उसे पढ़ा रहे हो। हाँ हमेशा पढ़ते हो, पढ़ना जरूरी है मानता हूँ, पर भैया के शादी में भी। उधर से मनीषा मुंह बनाकर कहती है, मिश्का दीदी आप सब ना इसे इतना लाड देना बंद करिए, आप सबके लाड से ही यह बिगड़ता जा रहा है, पढ़ाई के नाम से ऐसे भागता है जैसे कोई भूत हो, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो वह सर्वाइव कैसे करेगी यहाँ पर। मिश्का मुंह बनाकर, तुम भूल रहे हो उसका डैड कोई आम इंसान नहीं है, डॉक्टर सौरभ मल्हार बेस्ट डॉक्टर, उसके बेटे को सर्वाइव करने के लिए मुझे नहीं लगता पढ़ाई करने की जरूरत है। प्राची मिश्का के सिर पर मारकर फ़ोन ले लेती है और मनीषा से कहती है, मनीषा इसके बाद पर ध्यान मत दो और गौरव को अच्छे से पढ़ाओ ताकि वह भी सौरभ की तरह एक अच्छा डॉक्टर बन सके। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ दीदी वैसे आप सब तो शाम को आ रहे हैं ना, और मैंने सुना कोई रुद्रा बैनर्जी मतलब जो सिंगर है वह बिल्कुल तनिष्क जी की तरह दिखता है। मनीषा की बात पर प्राची कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, हाँ मैंने टीवी पर देखा, ठीक है तुम गौरव को पढ़ाओ, मैं रखती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उधर से मनीषा प्राची की बात सुनकर ओके कहकर कॉल कट कर देती है। तो मिश्का प्राची को, देख तू हॉस्पिटल जा, मैं 2 घंटे के अंदर उस रुद्रा बैनर्जी की सारी इन्फॉर्मेशन तुझे भेज देती हूँ। प्राची अपनी सिर हिलाते हुए अपने बैग को लेकर रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिश्का भी बाहर चली जाती है। सिटी हॉस्पिटल। प्राची एक पेशेंट को देखकर बाहर आती है, तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आने की आवाज़ आती है। तो प्राची नोटिफिकेशन को ओपन करके देखती है, इसमें रुद्रा की सारी इन्फॉर्मेशन था। रुद्रा बैनर्जी जो वेस्ट बंगाल से था, वह 7 साल पहले मुंबई आया था और तभी से उसने सिंगिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया, जो करियर बनाने के 2 साल बाद से ग्रो होना शुरू किया और उसे आसमान तक पहुंचा दिया। पर उसने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं किया था। उसकी फैमिली पहले वेस्ट बंगाल में ही रहता था, पर अब उसने अपनी फैमिली को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और वह भी दिल्ली में ही एक अपार्टमेंट में रहता था। वह स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा शांत मिजाज का लड़का था, ज़्यादातर गुस्सा नहीं करता था, पर उसकी बुरी आदत थी कि वह हमेशा शराब के नशे में टूट रहता था और साथ में उसमें एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था। और उसे सबसे ज़्यादा प्यार अपने मम्मी पापा के बाद पैसों से था, वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। रुद्रा के बारे में ये सब पढ़ने के बाद प्राची फ़ोन में देखते हुए ही आगे जाने लगती है कि तभी वह किसी से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी कि वह शख्स उसे कमर से पकड़ लेता है और सीधा खड़ा करता है। प्राची सामने देखती है जहां पर आर्यन मुस्कुराते हुए खड़ा था। आर्यन को देख प्राची उसे घूरते हुए, इतने दिनों बाद अचानक मेरी याद आई, वजह जान सकता हूँ? आर्यन मुंह बनाकर, यार ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा आता है, बस शूटिंग के इतना ज़्यादा प्रेशर के मैं मिलने ही नहीं आ पाता हूँ। प्राची आगे अपने केबिन की ओर जाते हुए, मुझसे मिलने आते हो या नहीं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तुम तो अपने गर्लफ्रेंड को भी टाइम नहीं देते, ये बहुत गलत है। आर्यन मुंह बनाकर, तुम हमेशा अपने फ्रेंड की साइड मत लिया करो, वो खुद मुझे नहीं मिलता, ना मेरा कॉल रिसीव करता है ना मुझे खुद कॉल करता है, बस सोशल मीडिया पर दिखती रहती है जैसे हम दोनों ना जाने कितने लाबी दबी कपल है, पता नहीं वह इसे कर कैसे लेती है। प्राची अपने केबिन में आकर अपने चेयर पर बैठते हुए आर्यन को देख, एक बात बताओ, तुम्हारे और रिद्धि के बीच में कुछ हुआ है क्या उसके इटली जाने से पहले? आर्यन प्राची से आंखें चुराते हुए, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वह 3 साल पहले इटली गई थी, पर वह जल्दी आ भी तो गई थी ना। प्राची अपनी सिर हिलाते हुए, उसके इटली जाने के बाद से ही उसने ऐसे सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना स्टार्ट किया, तो मुझे इसलिए लगा शायद कोई बात है, क्योंकि वह कभी ऐसे शो ऑफ करना पसंद नहीं करती, पर ठीक है अगर कोई बात नहीं है तो। आर्यन अपना सिर हिलाते हैं,
तुम ये बताओ रुद्रक बनर्जी को देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसी थी? प्राची आर्यन को घूरते हुए, मुझे पता थी तुम इसीलिए आए होंगे। आर्यन अपनी सरनामे हिलाते हुए, बात मत घुमाओ। प्राची आर्यन को देख, पहले तो मैं बहुत शौक हूं कि कोई इतना सिमिलर कैसे दिखता है। आर्यन अपना सिर हिलाते हुए, सेम टू मी, और मैं कुछ सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तनिष्क सिंघानिया और रुद्रा बनर्जी ट्विंस हो, पर किसी तरह हॉस्पिटल में रुद्रा बनर्जी की जगह सिद्धार्थ सिंघानिया को रख दिया गया, मतलब एक्सचेंज हो गया। प्राची आर्यन को घूरते हुए, तुम्हारे रिसेंट जो मूवी आई है उसमें तुम पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हो है ना? आर्यन अपना सिर हिलाते हुए, हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? प्राची आर्यन को घूरते हुए, तो अपना पुलिस वाला दिमाग यहाँ पर मत लगाओ, क्योंकि तुम पुलिस वाला नहीं हो, एक एक्टर हो। और अभी जाओ, रिसोर्ट में जाओ, हम सभी शाम तक आ जाएंगे, तुम जाकर शौर्य की कुछ मदद कर दो। आर्यन चेयर से उठते हुए, हाँ जा रहा हूँ, शौर्य ने मुझे कॉल किया था, और वैसे भी नितिन, अमित, रिद्धव, अर्नव सभी वहाँ पर है। प्राची अपनी सिर हिला देती है तो आर्यन केबिन से बाहर निकल जाता है। तभी प्राची की फोन बाजती है तो प्राची कॉल रिसीव करके कहती है, उसकी शेड्यूल बिजी है आज। उधर से मिश्का कहती है, नहीं वह तो आज एकदम फ्री है, बस उसकी एक रिकॉर्डिंग है उसके बाद, और दोपहर के टाइम में तो उसका कोई काम भी नहीं है। प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, ठीक है तो तुम जल्दी से उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है और अपने कोट को उतार बैग को लेकर केबिन से बाहर निकल जाती है। प्राची के बाहर आते ही प्राची के सामने आशुतोष आ जाता है और प्राची आशुतोष को देख, आप यहाँ पर? आशुतोष प्राची की हाथ पकड़ उसे उसके केबिन में ले आता है, जिसे देख प्राची अपने हाथ को छुड़ा के आशुतोष को देख, ये कैसी हरकतें आशुतोष जी? ये हॉस्पिटल है। आशुतोष प्राची को देख, और मैं तुम्हारी वुड बी हस्बैंड। प्राची आशुतोष को देख, पर अभी तक आप मेरे हस्बैंड बने नहीं हैं। आशुतोष प्राची की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए, वही तो मैं तो बनना चाहता हूँ, अगर तुम एक बार हाँ कह दो तो आज ही हम शादी कर लेंगे। प्राची आशुतोष को देखते हुए, आशुतोष जी आपको अच्छे से पता है मैंने आपसे शादी करने के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि पापा चाहते थे आपसे मेरी शादी हो, वरना आपके लिए मेरी दिल में कोई फीलिंग नहीं है, और मैंने पहले ही आपको कहा है मैं तब तक आपसे शादी नहीं करूंगी जब तक मॉम ठीक ना हो जाए। आशुतोष प्राची के बाजुओं को पकड़ उसे अपने करीब कर, अगर वह औरत कभी ठीक ही ना हुआ तो, और तुम क्यों उस इंसान के मॉम के लिए इतना सोच रहे हो जो क्रिमिनल है, जिसने हजारों लोगों को मारा है, अपने देश से गद्दारी किया है? अरे तुम्हें तो खुद उसके मॉम को अपने हाथों से। प्राची आशुतोष को खुद से दूर कर उसे घूरते हुए, मुझे टच मत करना और अपनी लफ्जों पर लगाम लगाइए। आशुतोष जी ऐसे तनिष्क को बार बार क्रिमिनल मत कहिए, तनिष्क ने जो भी किया वह सब गलत है और उसकी सजा उसे मिल चुका है। तनिष्क ने जो भी किया उसमें ना तो उसके फैमिली का और ना मॉम का किसी का कोई हाथ नहीं है, तो मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकती, वैसे ही मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। आशुतोष प्राची से कुछ कहने ही वाला था, पर प्राची अपनी हाथ दिखाकर, मैं बिजी हूँ और प्लीज आप ऐसे हॉस्पिटल मत आइएगा, और ना ही अभी आपने जो हरकत की वह दोबारा करेंगे। इतना कहकर प्राची जाने लगती है तो आशुतोष पीछे से कहता है, तुम अभी भी तनिष्क से प्यार करते हो ना? प्राची पीछे पलट आशुतोष को देखते हुए, हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ और जिंदगी भर में उसी से प्यार करूंगी, उसके लिए मेरी प्यार कभी काम नहीं होगी, चाहे उसने जो भी किया हो, पर मेरे दिल में वह बचपन से है और मेरे मरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा। इतना कहकर प्राची केबिन से बाहर चली जाती है। प्राची की बात सुनकर आशुतोष गुस्से में बौखलाए हुए दीवार पर मुक्का मारते हुए खुद से कहता है, बहुत हो गया, 3 सालों से मैं तुम्हारे दिल को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारे दिल से तो वह तनिष्क निकलता ही नहीं। उसके बारे में मैंने इतना कुछ कहा तुम्हें, वह क्रिमिनल, गद्दार, मर्डर और स्मगलर, ना जाने क्या कुछ, तुमने सब कुछ विश्वास भी किया, पर अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए वही फीलिंग है। अब मुझे तुम्हारी दिल नहीं चाहिए प्राची, अब जबरदस्ती हो या तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। इतना कहकर आशुतोष गुस्से में प्राची के केबिन से बाहर निकल जाता है। क्या हुआ है सौरभ के साथ? क्या प्राची रुद्र से मिल पाएगी? क्या वह रुद्र को मना पाएगी? क्यों रुद्र इतना ज्यादा ड्रिंक करता है? क्या ये बस एक नॉर्मल बात है या इसके पीछे है कोई गहरा राज? एपिसोड 83। अब आगे। दोपहर की अभी 1 बजे रहा था और प्राची रुद्रा के अपार्टमेंट के नीचे अपने कार में बैठी थी और बार बार बाहर देख रही थी। प्राची बाहर देखते हुए मिश्का को कॉल करती है। एक ही रिंग में मिश्का कॉल रिसीव कर लेती है और मिश्का की कॉल रिसीव करते ही प्राची परेशान होते हुए कहती है, कहाँ है तू? कब तक आएगी यार? आधे घंटे से बैठी हूँ मैं यहाँ पर, ऊपर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह रुद्रा यहाँ पर है या नहीं। उधर से मिश्का कहती है, सॉरी यार, वह एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, तनिष्क भैया के कंपनी का, नहीं तो तुझे टेंशन ले, वह सिद्धार्थ भैया संभाल रहे हैं, पापा की कंपनी का है और मुझे अभी जाना है, तो तू अकेले ही रुद्रा से मिलकर उससे बात कर ले, शायद अब भी 5 मिनट के अंदर ही वह अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। प्राची थोड़े गुस्से में,
मतलब क्या है कि तू आ नहीं सकती? और रुद्रा यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे भी नहीं मिलना उससे, वैसे भी जो मुंह के ऊपर पहले ही मना कर दिया, पता नहीं सामने से कितना इंस्टॉल करेगा। बस मॉम के लिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो जिसने मुंह पर मना कर दिया उसके साथ में मिलना तो दूर उसका चेहरा भी नहीं देखती। मिश्का प्राची को शांत करते हुए, प्राची शांत हो जा, तुझे भी शांति से काम लेना है। अगर तू ऐसे ही वाइल्ड हो जाएगी तो तू रुद्रा को कैसे मनाएगी? प्राची खुद को शांत करके, पर मैं अकेले कैसे मिलने जाऊं यार? मिश्का सॉरी, यह अर्जेंट मीटिंग आ गई, नहीं तो मैं तेरे साथ जाती, और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कल भैया की शादी है और शादी में मॉम को सभी खुश देखना चाहते हैं, और वह तब होगा जब तनिष्क भैया उनके सामने आएंगे। और बाकी तेरे ऊपर, तू अब क्या करेगी? मैं तुझे समझता हूँ, मुझे पता है तेरे लिए बहुत टफ है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है और कॉल कट कर देती है। तभी सामने बैठे ड्राइवर कहता है, मैडम वह देखिए रुद्रा बैनर्जी। प्राची जल्दी से खिड़की से बाहर देखी है तो एक लड़का थोड़े लड़खड़ते कदम के साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जिसे देख प्राची जल्दी से कार से उतर के उसके पीछे भागती है। पर प्राची जब तक उस लड़के के पास जाती है तब तक वह लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की ओर जा चुका था, जिससे प्राची परेशान होकर सीढ़ियों को देख, अब मेरे पास यही ऑप्शन है। प्राची एक नज़र लिफ्ट को देखने के बाद भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। प्राची भागते हुए 7th फ्लोर पर रुद्रा के अपार्टमेंट के सामने आती है और हफ्ते हुए लिफ्ट में देखती है तो उसे समझ आता है रुद्रा अपने अपार्टमेंट के अंदर जा चुका है। प्राची हफ्ते हुए डोर के साइड में अपनी हाथ रख, इतनी भाग के आकार भी कोई फायदा नहीं हुआ, अब मुझे इससे मिलने इसके अपार्टमेंट में ही जाना होगा। इतना कहकर प्राची एक गहरी सांस छोड़ती है और अपनी सिर झटकती है। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से ऐसे भागकर आने से उसकी सिर घूम रही थी। प्राची डोर बेल बजाती है और अपनी सिर झटकती रहती है क्योंकि उसकी सिर बहुत ज्यादा घूम रही थी। प्राची को डोर खोलने की आवाज़ सुनकर देती है तो प्राची सामने देखती है तो उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा लगती है और कुछ पलों में वह बेहोश हो जाती है। पर प्राची के गिरने से पहले सामने खड़ा रुद्रा प्राची को अपनी बाहों में थाम लेता है और आंखें छोटी करके प्राची के चेहरे को देखने लगता है। प्राची ने इस वक्त एक लाइट ग्रीन क्रॉप टॉप के और डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं, बस होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक, कंधे तक आते छोटे बाल जो उसे काफी क्यूट लुक दे रही थी। कुछ देर प्राची को देखने के बाद रुद्रा प्राची के गालों को थपथपाते हुए, हेलो में वेकअप। रुद्रा बहुत कोशिश करता है पर प्राची नहीं उठाती, जिससे रुद्र जो खुद भी नशे में चूर था किसी तरह प्राची को अपने गोद में उठाकर अपने पैरों से लात मार के डोर को बंद करके प्राची को अपने रूम में ले आता है और उसे बेड पर लिटा के उसके ऊपर पानी के छींटे मारने लगता है। पर पानी के छींटे मारने पर भी प्राची नहीं उठ रही थी, जिससे परेशान होकर रुद्रा अपने साइड में देखता है जहां पर उसका वाइन का बोतल था। रुद्रा वाइन की बोतल को उठाकर उसे प्राची के ऊपर डालने लगता है, जिससे प्राची की नींद खुल जाती और वह हड़बड़ा कर उठ बैठती है। प्राची की आंखें खोलते ही उसे अपने नाक में एक तेज अल्कोहल की स्मेल आती है तो वह अपनी नाक बंद करके अपने सामने खड़े शख्स को देखने की कोशिश करती है, पर अब भी उसे हल्की हल्की धुंधला दिख रहा था। प्राची अपनी सिर झटक खुद को देखती है तो उसकी चेहरा, बाल और कपड़े पर वाइन से बिल्कुल भीग चुके थे। प्राची गुस्से में, सामने देख, यह क्या की तुमने? वाइन? दांत पीसते हुए, सामने देख, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? इतना कहकर प्राची बेड से नीचे उतरती है और अपने चेहरे को साफ करके पूरे रूम को देखती है। रूम के हर जगह वाइन के खाली बोतल पड़ा था, बेड के सोफे के पास भरेन हुए वाइन का बोतल था, कपड़े इधर उधर पड़े थे। पूरे रूम को देखते हुए प्राची की नज़र अपने सामने जाती है तो एक पल को देखती ही रह जाती है। सामने रुद्रा एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ खड़ा था, बिखरे हुए बाल, ब्लैक टी शर्ट जिससे उसका मस्कुलर बॉडी काफी अच्छे से शो हो रहा था, और ऊपर से उसकी ब्लू आंखें जिसमें एक पल को प्राची खो ही गई थी। उसकी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। प्राची को खुद को ऐसे देख रुद्रा अपने हाथ के वाइन के बोतल को अपने मुंह से लगा लेता है और पीछे सोफे पर बैठ जाता है। फिर प्राची को देख, एक्सक्यूज मी मैडम, आप खुद मेरे अपार्टमेंट के बाहर आकर बेहोश होकर पड़ी थी और जब मैंने इंसानियत के नाते आपको अपने अपार्टमेंट में लाकर अपने बेड पर सुला के होश में लाया तो आप मुझे ही सुना रही हैं। रुद्रा की बात पर प्राची होश में आती है और खुद को शांत कर रुद्रा को देख, आप मुझे होश में पानी छिड़क के भी ला सकते थे ना, तो आपने ये वाइन क्यों मुझ पर डाला? अपने सिर पर हाथ रख, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है। रुद्रा वाइन के बोतल को खाली कर सोफे के साइड में फेंकते हुए, बकवास बंद, किस लिए आपने मेरे अपार्टमेंट का बेल बजाई यह बताए। जहां तक मुझे पता है आप तो प्राची सिंघानिया मतलब तनिष्क सिंघानिया की वाइफ है ना, आपने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो आप यहाँ कैसे आए? यहाँ से जाए प्लीज। इतना कहकर रुद्रा फिर से सोफे के साइड में पड़े एक और वाइन की बोतल को लेकर उसे खोलने लगता है, जिसे देख न जाने प्राची को क्या होती है। वह उससे बोतल को ले लेती है और रुद्र को देख, आप इतना शराब क्यों पीते हैं?
आप पहले से ही नशे में टूल है, शायद सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे और आप अभी भी पी रहे हैं। रुद्रा प्राची को घूरते हुए साइड से दूसरे बोतल को उठता है और उसके ढक्कन को खोल, थोड़ा शराब पीने के बाद आप उबह पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और मेरा लाइफ में जो चाहे वह करूं, आपको उससे क्या। आप अपनी काम बताइए। प्राची खुद को शांत करती है और वाइन की बोतल को साइड में रख रुद्र को देख, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। रुद्र प्राची को देख आंखें छोटी करके, और आपको क्यों लगा कि मैं आपको हेल्प करूंगा। उठकर प्राची के पास आकर उसके ऊपर झुकते हुए, वैसे आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं आपकी वह मरा हुआ हस्बैंड हूँ, मैंने सुना है वह मेरे तरह दिखता है। प्राची जल्दी से 2 कदम पीछे जाती है और अपनी सिर ना में हिलाते हुए, नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगी, मुझे पता है आप वह नहीं हो सकते। रुद्रा 2 कदम आगे जाकर प्राची के पास आते हैं, कैसे कह सकते हो, मेरा और तुम्हारा हस्बैंड का फेस बिल्कुल सेम है, तो तुम इतना श्योर कैसे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने हस्बैंड को टपका दिया। रुद्रा की बात सुनकर प्राची हड़बड़ा जाती है और रुद्रा को खुद से दूर धकेल, क्या पागल पागल है आप, मैं क्यों अपने हस्बैंड को मारूंगी। प्राची के धक्का देने से रुद्रा पीछे जाकर सोफे पर गिर जाता है और हंसते हुए प्राची को देख, अरे मैडम चील, मैं तो मजाक कर रहा था, बैठिए, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सीआईडी नहीं हूँ और ना कोई पुलिस वाला हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मेरा काम सिंगिंग है, ना कि इन्वेस्टिगेट करना, अब जल्दी से अपना काम बताइए। प्राची अपनी सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस छोड़कर रुद्रा के पास उससे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके सोफे पर बैठ, क्या आप तनिष्क सिंघानिया बन सकते हैं प्लीज, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, 3 सालों से जब से उनको पता चला तनिष्क इस दुनिया में नहीं है, तब से उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है और अभी वह दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है, और हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि किसी तरह तनिष्क उनके सामने आ जाए, इससे वह धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, तो क्या आप कुछ महीने के लिए तनिष्क। रुद्रा हाथ दिखाकर प्राची को रोकते हुए, साफ साफ बताता हूँ, मुझे ये डील मंजूर नहीं है, मैं अपने आइडेंटिटी के साथ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तो आप अपनी रास्ता नापिए और जाए। प्राची को रुद्रा के ऐसे बदतमीजी से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रुद्रा को देखते हुए कहती है, प्लीज आपके एक छोटे से हेल्प से एक इंसान की जान बच सकती है, एक फैमिली अपनी खुशियों को वापस पा सकती है, प्लीज। रुद्रा प्राची के पास अपने चेहरे को ले जाते हुए, और एक वाइफ को एक हस्बैंड का प्यार मिल सकता है रात के वक्त। प्राची गुस्से में दांत पीसते हुए, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर बैनर्जी। रुद्रा प्राची से दूर होकर फिर से वाइन पीते हुए, आई डोंट लाइक योर लैंग्वेज, तो मुझे यह मंजूर नहीं है, आप जाए यहाँ से। रुद्रा की बात सुन प्राची को बहुत गुस्सा आती है, पर वह फिर से खुद को शांत करती है और रुद्रा को देख, प्लीज मिस्टर बैनर्जी, आप जो चाहेंगे हम आपको वह देने को तैयार हो, अब जितना पैसा चाहेंगे आपको मिलेगा, प्लीज। प्राची की बात सुनकर रुद्रा को वाइन पी रहा था वह रुक जाता है और प्राची को देखते हुए उसके बिल्कुल करीब आ जाता है, जिससे प्राची अपने चेहरे को पीछे कर लेती है। प्राची के ऐसा करने से रुद्रा भी उसके चेहरे के और करीब अपने चेहरे को ले जाता है और कहता है, आपने पहले कहा मैं जो चाहूंगा आप मुझे वो देंगे। प्राची अपने एक हाथ को आगे कर रुद्रा को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर इस बार रुद्रा उससे दूर नहीं होता, तो प्राची जल्दी से सोफे पर ही पीछे खिसक जाती है, पर रुद्रा फिर से उसके पास आ जाता है, जिसे देख प्राची रुद्रा को घूरते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर बैनर्जी, दूर रहिए मुझे। रुद्रा प्राची के चेहरे के बिल्कुल करीब अपने चेहरे को ले जाकर, क्या आप नहीं जानना चाहते किस चीज के बदले में मैं तनिष्क सिंघानिया बनने को रेडी होऊंगा। प्राची रुद्रा की हरकतों से घबराई हुई थी, उसे रुद्रा का इरादा कुछ सही नहीं लग रही थी, वह हकलाते हुए कि किस चीज के बदले। रुद्रा प्राची के होठों को देखते हुए बिल्कुल उसके होठों के पास अपने होठों को ले जाकर, आपको मुझे पर मंथ 5 करोड़ देने होंगे। इतना कहकर रुद्रा प्राची से दूर हो जाता है और फिर से वाइन पीने लगता है, पर रुद्रा की बातें सुनकर प्राची का सर घूरने लगी थी, वह रुद्रा को घूरते हुए, 5 करोड़ 1 महीने के। रुद्रा प्राची को देख, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, आपके लिए यह उतनी बड़ी बात भी नहीं है, आपके ससुर बिजनेसमैन है, आप खुद डॉक्टर के साथ साथ बिजनेस वूमेन भी है, आपके पति का बड़ा भाई वह भी एक बिजनेसमैन है, तो आप लोगों के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है। प्राची रुद्रा को कुछ देर घूरने के बाद अपनी सिर हिलाते हुए, ठीक है मुझे मंजूर है, आज शाम को आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहुंच जाएगी, आप साइन कर देना और मैं आपको एक एड्रेस सेंड करूंगी, आप वहां पर पहुंच जाना, और एक बात, ग्रीन लेंस लगा लेना आंखों पर, क्योंकि तनिष्क की आंखें ग्रीन था, ब्लू नहीं। इतना कहकर प्राची उठकर वहां से जाने लगती है, पर अचानक उसके पैर मुड़ जाती है और प्राची सीधा रुद्रा के गोद पर गिर जाती है, तो रुद्रा भी जल्दी से अपने एक हाथ से प्राची को संभाल लेता है। प्राची जिसने गिरने की डर से अपनी आंखें बंद करके रखी थी, और रुद्रा जो एकटक प्राची के चेहरे को देख रहा था। जब प्राची को दर्द महसूस नहीं होती और उसके नाक में बहुत ही तेज अल्कोहल की बदबू आती है, तो वह अपनी आंखें खोलती है और अपने इतने पास रुद्रा के चेहरे को देख उसकी सांसें ही अटक जाती है।
प्राची जल्दी से रुद्रा के गोद से उठकर अपनी सिर झुका के, सॉरी सॉरी मिस्टर बैनर्जी। रुद्रा मुस्कुराते हुए, लड़कियां मेरे ऊपर गिरती रहती है और आप जैसे अगर कोई मेरे ऊपर गिरे तो, बट आप वर्जन नहीं है तो मेरे कोई काम की भी नहीं है, बिकॉज मुझे वर्जन लड़कियां पसंद है। रुद्रा की बात सुनकर प्राची बुरी तरह से रुद्रा को घूरती है और अपनी पैर पटकते हुए उसके रूम से बाहर चली जाती है। रुद्रा गहरी नज़र से उसे तरफ देखता है और आंखें बंद करके शराब के बोतल को अपने मुंह में लगा लेता है। रूम से बाहर जाने के बाद प्राची फिर से रूम में आती है और एक नज़र रुद्रा को देखने के बाद बेड से अपने फ़ोन को लेकर फिर से रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची के जाने के बाद रुद्रा फिर से एक बार आंखें खोल लड़खड़ते कदम के साथ बालकनी में चला जाता है और नीचे देखते हुए वाइन पीने लगता है। वही प्राची गुस्से में तमतमाए एलिवेटर से बाहर आकर जाके अपने कार में जाकर ड्राइवर को देख, भैया चलिए। प्राची की बात सुनकर ड्राइवर सिर हाँ में हिलाते हुए कार स्टार्ट कर देता है और प्राची को देख, मैडम आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या आपने शराब पिया है? और आप इतने गिले? प्राची आंखें बंद करके सीट पर अपनी सिर टिककर, आपको क्या लगता है मैं शराब पीती हूँ? आपको अच्छे से पता है मुझे शराब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब उस बदतमीज ने किया है, अभी बस आप जल्दी से चलिए। वही प्राची को ऐसे बाहर जाते सोनम और विराज ने देख लिया था, जो अभी वहां बस आए ही थे, और प्राची को ऐसे जाते देख सोनम और विराज एक दूसरे को देखती है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह दोनों जल्दी से एलिवेटर में चढ़ जाते हैं क्योंकि उनको पता था उनके सवालों का जवाब सिर्फ रुद्रा ही दे सकता है। अंडस्को शाम का वक्त, रिसोर्ट में सभी पहुंच चुके थे पर अभी भी प्राची नहीं आई थी। दादाजी मिश्का को देख, प्राची कहाँ है? सभी आ गए, वह अभी तक नहीं आए। मिश्का सिर हिलाते हुए, वह शायद थोड़ी बिजी है, आ जाएगी दादाजी। आलोक जी मिश्का को देख, क्या प्राची ने उस लड़की से बात किया? उसने क्या कहा? मिश्का अपना सिर नामे हिलाते हुए, मुझे नहीं पता उसने बात किया है, बट उसका रिजल्ट क्या है डोंट नो। पीछे से दादी जी आकर मिश्का को घूरते हुए, उसने बात किया मतलब तुम और वह दोनों एक साथ जाने वाले थे ना, तुम नहीं गए? मनीषा अपना सिर नामे हिलाते हुए, दरअसल लास्ट मोमेंट में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो मुझे वहां जाना पड़ा और प्राची अकेले ही गई। दादी जी अपनी आंखें बड़ी करके, क्या एक जवान लड़की जो विधवा है एक जवान लड़के के पास जो उसके हस्बैंड की तरह दिखता है उसके पास अकेले गई और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है? दादी जी की बात सुन मिश्का कुछ कहती कि तभी रिद्धि वहां आते हुए, दादी जी चील आप हमेशा इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं? प्राची वैसी बिल्कुल नहीं है तो आप रिलैक्स कीजिए। रिद्धि की बात पर वहां पर मनीषा भी आ जाती है और दादी जी को देख, रिद्धि दीदी ठीक कह रही है, वैसे भी प्राची दीदी के साथ तो आशुतोष जी की शादी होने वाली है ना। दादाजी अपनी सिर हिलाते हुए, अरे बच्चों तुम लोगों की दादी की उम्र हो गई है इसीलिए वह जब चाहे जो चाहे बक देती है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। दादाजी की बात पर दादी जी उनको घूरते हुए, क्या मेरी उम्र हो गई है और आपकी उम्र नहीं हुई है? आप मुझसे 10 साल बड़े हैं। दादाजी दादी जी को देख कुछ कहते के उतने में वहां पर शौर्य आ जाता है और दादी जी को पीछे से हक करते हुए, मेरे गर्लफ्रेंड को कौन बुद्धि कह रहा है? बुद्धि तो आप हो गए हैं दादाजी, 80 साल के हो गए आपके 80 और मेरे गर्लफ्रेंड तो सिर्फ अब 70 की ही हुई है, इसे बुद्धि तो नहीं कहते हैं। 70 मतलब 17 स्वीट हार्ट, बस 17 साल की है ना स्वीट हार्ट? दादी जी अपने हाथ को पीछे लेकर शौर्य के गाल को थपथपाते हुए, सही कहा, मैं तो अभी बस 17 की हूँ और देख तेरे ये बूढ़े दादाजी मुझे बुद्धि कह रही है। दादी की बात पर नितिन वहां पर आ जाता है और साइड से दादी को हक करते हुए, अरे दादी चील इस बूढ़े को छोड़ दो ना, आपके लिए इतने सारे हैंडसम हम सिंगल बैठे हैं, आपके लिए ही तो हम सब इतने दिनों से सिंगल बैठे हैं, एक बार बस आप हाँ कह दीजिए। दादी जी नितिन को घूरते हुए, शैतान। नितिन मुंह बनाता है तभी रिधव भी आ जाता है और दादाजी का साइड लेते हुए, तुम लोग मेरे दादाजी को बुली क्यों कर रहे हो? अगर दादी 17 साल की है तो दादाजी 27 की है, क्योंकि थोड़ी देर पहले दादी ने ही कहा दादाजी उनसे 10 साल बड़े हैं। फिर सब की तरफ देखता है, सभी उसे घूर रहा था। रिधव मुंह बनाकर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रिद्धि अपनी सिर नामे हिलाते हुए, आप कभी कुछ गलत कहा ही नहीं सकते। रिधव रिद्धि को देख, बिल्कुल सही कहा, सभी तेरे तरह थोड़ी होती है जो हमेशा गलत ही बताती हो। रिद्धि मुंह बनाकर, मैंने आपकी तारीफ की और आप मुझे सुना रहे हो, गंदे हो आप यार। इतना कहकर रिद्धि वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। रिद्धि को जाते देख मनीषा भी उसके पीछे पीछे जाती है और मनीषा के पीछे पीछे मिश्का भी वहां से चली जाती है। तीनों के जाने के बाद वहां पर आर्यन आता है और दादाजी दादी जी और आलोक जी को प्रणाम करते हुए, कैसे हैं? दादी जी मुस्कुराते हुए, हम तो बढ़िया हैं, तुम बताओ तुम अकेले आए हो? अग्रिम अभी तक नहीं आया, वह कब तक आ रहा है? आर्यन अपना सरना में हिलाकर, आई डोंट नो, मुझे तो लगा भैया आ गए हैं। आलोक जी आर्यन को देख, वैसे तुम्हें पता है प्राची कहाँ है? वह अभी तक नहीं आई।
आर्यन अपना सिर नामे हिलाते हुए, मुझे नहीं पता वह क्यों अभी तक नहीं आई। मेरी उससे बात सुबह हुई थी एक बार, उसके बाद नहीं। आलोक जी अपना सिर हिलाते हैं, तभी उनकी नज़र सामने जाती है जहां से प्राची चलते हुए आ रही थी। प्राची को देख आलोक जी जल्दी से प्राची के पास जाने लगते हैं। आलोक जी प्राची के पास जाकर जल्दी से उससे पूछता है, तुमने उस लड़के से बात किया, उसने क्या कहा? प्राची कुछ कहने ही वाली थी तभी उसे शोर सुनाई देती है तो आलोक जी और प्राची उस तरफ देखते हैं जहां पर रुक्मणी जी तनिष्क का नाम पुकार रहे थे। प्राची जल्दी से भागते हुए उनके पास जाती है और प्राची को देख रुक्मणी जी प्राची की हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाकर, प्राची कहाँ है वह? अभी तक नहीं आया, वह कब आएगा? प्राची रुक्मणी जी को शांत करते हुए, मॉम कम डाउन, तनिष्क आएगा, वह कल सुबह आएगा, वह आज उसका एक मीटिंग है ना, तो वह आज नहीं आ पाया। रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए, तुम सच कह रहे हो, मेरा तनिष्क कल आएगा, मेरा बेटा कल आएगा? प्राची मुस्कुराते हुए अपनी सिर हाँ में हिलती है तो रुक्मणी जी प्राची को हक कर लेते हैं, जिसे देख प्राची भी उनको हक कर लेती है। चारों तरफ लोग जमा हो गए थे। प्राची की आंखें नम हो गई थी। उसे यहाँ पर रहकर हमेशा ये फील होती थी कि उसने एक फैमिली को किस हद तक बर्बाद कर दिया, एक स्ट्रांग वुमेन को कैसे एक मेंटल पेशेंट बना दिया। आलोक जी रुक्मणी जी को प्राची से अलग करते हैं तो रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए आलोक जी को देख, आपने सुना कल हमारा बेटा आएगा? आलोक जी अपना सिर हिलता है तो रुक्मणी जी आलोक जी को हक कर लेते हैं। आलोक जी भी रुक्मणी जी को हक कर लेते हैं और प्राची को देखते हैं तो प्राची अपनी सिर हाँ में हिलती है। आर्यन, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, प्राची के पास आकर प्राची से कुछ पूछता कि तभी प्राची की फोन बजने लगती है। प्राची स्क्रीन पर नाम देखकर कॉल रिसीव करके साइड में जाती है और उधर की बात सुनकर निकलता है। व्हाट? प्राची की बात पर उधर से फिर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची अपनी सिर पकड़, ठीक है वह कल आने के लिए मान गया ना, तो वह यहाँ आए, फिर मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट पेपर यहाँ ले आओ। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है और गुस्से में झुंझलाते हुए, यह आदमी चाहता क्या है? अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं करना तो उसने कहा क्यों? अब तो मैंने मॉम को ये भी कह दिया कि कल तनिष्क आएगा, अगर अभी कुछ गड़बड़ हुआ तो। इतना कहकर प्राची टेंशन में पीछे पलट रुक्मणी जी और बाकी सब को देखती है, जो सभी खुश थे और रुक्मणी जी कुछ ज्यादा ही खुश थी अपने बेटे की आने की खुशी में। एपिसोड 84। प्राची परेशानी से सामने सबको देख रही थी, तभी उसके कान में एक आवाज पड़ता है, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? प्राची पीछे पलट के देखती है तो आर्यन खड़ा था। आर्यन को देख प्रति एक गहरी सांस छोड़कर, मेरे लाइफ में परेशानी की कमी है क्या? आर्यन प्राची के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, सभी क्या कह रहे थे? और तुम क्या कह रहे थे? कल तनिष्क आएगा, मतलब वह कैसे आएगा? प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, पता नहीं वह आएगा या नहीं। आर्यन कंफ्यूज्ड होकर, मतलब थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा कल सुबह आएगा। प्राची परेशान होकर, कहीं तो थी पर। आर्यन आंखें छोटी करके, पर। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर, मैंने तो किसी तरह उसे रुद्रा को राजी कर ली थी, पर अभी वह मना कर रहा है। मैं दोपहर को ही उस रुद्रा से मिलकर आया, उसने हाँ कहा था पर अभी मना कर रहा है। आर्यन कुछ सोचते हुए, मैंने सुना है वह हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है, तो क्या जब तुम उससे बात कर रहे थे तो वह शराब पिया हुआ था, मतलब नशे में था? प्राची अपनी सिर हिलाते हुए, हाँ यार, एक तो नशे में था, ऊपर से और ज्यादा शराब पी रहा था। शराबी इसके गले से आवाज कैसे निकलती है इतनी शराब पीने के बाद? आर्यन, मुझे लगता है उसने शायद नशे में तुझे हाँ कह दिया होगा और अभी उसका नशा उतर गया तो। प्राची आर्यन को घूरते हुए, नशा उतर गया तो क्या मतलब? मैंने सबको कहा है तनिष्क आएगा, मॉम कितना खुश है तनिष्क के आने की खबर से, अगर कल तनिष्क नहीं आया तो? आर्यन कुछ सोचते हुए, चल उससे मिलने जाते हैं, अभी शायद वह नशे में नहीं है तो हम उससे बात कर लेंगे। प्राची आर्यन को देख रुद्रा की हरकत याद करती है, फिर जल्दी से अपनी सिर झटक, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बट वह कल सुबह आएगा, पर तनिष्क बनकर नहीं, रुद्रा बनकर, फिर मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा, मान लूंगी। पीछे से आवाज आती है, हाँ और हम तो हैं ही हेल्प करने के लिए, बस आने दो उस रुद्र बनर्जी को, हम सब उसे मना ही लेंगे। आर्यन सामने देखता है, प्राची पीछे पलटती है तो वहां पर रिद्धि, मिश्का, मनीषा, सायशा खड़ी थी। प्राची अपना सिर हिला देती है तो रिद्धि कहती है, वैसे किसी को इतना ज्यादा हार्टलेस भी नहीं होना चाहिए। सायशा प्राची को देख, तूने उसे सब बताया, किस कंडीशन में हम उसके पास गए आंटी के? प्राची सिर हिलाते हुए सायशा के बात के बीच में ही कहती है, मैंने उसे सब कुछ बताया है, सब कुछ, और बात बिल्कुल पक्की हो गई थी, फिर अब माना क्यों कर रहा है पता नहीं। मिश्का अपना सिर हिलाते हुए, कल आएगा ना वह तो हम उसे माना लेंगे और उसे ट्रेनिंग देना होगा, क्योंकि वह जैसे शराब पी के टूल रहता है। तनिष्क भैया ऐसे बिल्कुल नहीं थे, उनको तो कभी किसी ने शायद शराब पीते देखा भी नहीं। मिश्का की बात पर सभी उसे घूरने लगती है तो मिश्का बात बदलते हुए, मतलब मैं घर वालों की बात कर रहा हूँ, हमारी सबकी नहीं।
मनीषा सबको देख, और इस बात पर मैं तो अब बिल्कुल श्योर हूँ कि वह रुद्रा बैनर्जी तनिष्क जी तो कभी नहीं हो सकते। अगर वह तनिष्क जी होते तो वह जरूर अपने मम्मी की ऐसी कंडीशन के बारे में जानने के उनके पास भाग भाग आ जाते, और ये तो नखरा दिखा रहे हैं। प्राची मिश्का को घूरते हुए, मनीषा तेरे दिमाग में यह फालतू की बातें आते कहाँ से हैं? प्राची की बात पर मनीषा मुंह बनाती है तो रिद्धि सबको देखते हुए, तो इसी खुशी में हम एक सेल्फी ले ले। मनीषा अपनी सिर हिलाते हुए, हाँ जरूर। रिद्धि मुस्कुराते हुए आगे चली जाती है और फोन को निकालती ही है कि तभी एक क्यूट सा लड़का जिसकी उम्र करीब 2 साल होगी वहां पर आ जाती है और प्राची और मनीषा के पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़, मिम्मी मोम आप दोनों मेरे साथ फोटो नहीं लेंगे? गौरव की बात सुनकर आर्यन जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसके गाल खींचते हुए, अरे गौरव बाबू आपके बिना तो हमारे कैमरा ऑन ही नहीं होंगे। आर्यन की बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं और प्राची गौरव की गाल खींचते हुए, सॉरी गौरव मिम्मी को थोड़ी कम थी तो मिम्मी लेट हो गई। गौरव अपना सिर नामे हिलाकर, कोई बात नहीं मिम्मी आपकी गौरव बहुत समझदार है, वह समझता है आप बड़े हो गए हो तो आप बिजी रहते हो। प्राची अपनी सिर हिलाते हुए गौरव की गाल खींच लेता है, तभी रिद्धि कहती है, अरे यार गाल खींचना खींचाना बंद करो, पोज दो ना, सेल्फी भी तो लेना है। सायशा अपना सिर नामे हिलाकर, आ गया कुछ सालों से इसने हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रखी, हर जगह पर सेल्फी खींचती रहती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। रिद्धि झुंझला कर, बकवास करना बंद कर, और अगर अच्छा सा पोज नहीं दिया ना तो जो भी आएगा मैं वही सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, फिर मुझे मत पीटने आना। रिद्धि की बात पर सायशा मुंह बनाती है और आर्यन गौरव को प्राची के गोद में देकर रिद्धि के पास जाता है। आर्यन को अपने पास आते देख रिद्धि को लगती है शायद वह उसके पास आकर सेल्फी लेना चाहता है और बाकी सभी को भी वही लगता है, पर आर्यन रिद्धि के पास आकर उसके हाथ से फोन ले लेता है। आर्यन के ऐसा करने से सभी हैरानी से आर्यन को देखने लगता है और रिद्धि अपने कमर पर हाथ रख, यह क्या था? फोन दीजिए। आर्यन रिद्धि की बातों को इग्नोर कर पीछे मुड़ के सभी को देख, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर आर्यन वहां से अपने रूम की ओर चला जाता है और रिद्धि आर्यन के पीछे पीछे भागते हुए, अरे मेरे फोन तो देते जाए। कुछ देर तक आर्यन के पीछे भागने के बाद भी जब आर्यन उसकी बातों को इग्नोर करता है तो रिद्धि थकहार कर फिर से सभी के पास आ जाती है। रिद्धि सभी को देख, प्राची तू बता सकती है तेरे इस दोस्त को क्या हुआ? प्राची अपनी कंधे उचकाकर, मेरी दोस्त है और तेरी बॉयफ्रेंड तो मुझसे ज्यादा तू जानेगा ना कि तेरे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ। रिद्धि कुछ नहीं कहती तो गौरव प्राची के गोद से उतर के रिद्धि के पास आता है, जिसे देख रिद्धि गौरव को गोद में उठाकर, सॉरी गौरव देखो ना तुम्हारे आर्यन अंकल ने फोन ले लिया तो अब मैं तुम्हारी फोटो कैसे लूं? गौरव मुंह बनाकर, बुआ आप बुद्धू है, अंकल ने तो कहा वह अपने रूम में जा रहे हैं तो आप भी उनके रूम में जाए और उनसे अपना फोन ले लीजिए, फिर हम सेल्फी लेंगे। गौरव की बात सुनकर रिद्धि गौरव को देख, मेरे फोन नहीं है तो क्या हुआ मिम्मी मोम सबके पास फोन, तो हम उनके फोन से सेल्फी लेंगे। गौरव अपना सिर नामे हिलाते हुए, मुझे आपके फोन से ही सेल्फी लेना है। मनीषा सायशा मिश्का गौरव एक साथ, रिद्धि बुआ आप मेरी बात नहीं मानेंगे, जाए ना आर्यन अंकल से फोन ले आइए ना। रिद्धि सभी को घूरती है जो उसे देखते हुए हंस रहे थे, फिर गौरव को लेते हुए, चलो जाकर फोन ले आते हैं। मनीषा जल्दी से रिद्धि के गोद से गौरव को लेते हुए, गौरव का अभी खाने का टाइम हो गया है, उसके खाते खाते तुम जल्दी से फोन ले आओ। इतना कहकर मनीषा गौरव को लेकर जाने लगता है तो गौरव प्राची को देख, मुझे आज मिम्मी के हाथ से खाना है। प्राची गौरव को गोद में लेकर, ठीक है चलो आज तुम्हें मिम्मी खिलाएगी। फिर मिश्का मनीषा गौरव को लेकर चले जाते हैं तो बाकी बचे सायशा और मिश्का भी वहां से पतली गली से निकल जाती है, जिसे देख रिद्धि अपनी छोटू सा चेहरा बनाकर आर्यन के रूम के और अपने कदम बढ़ा देती है। मिश्का के रूम में प्राची गौरव को खाना खिला रही थी और गौरव बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह खा रही थी, जिसे देख मनीषा मुंह बनाते हुए कहती है, मेरे हाथ से जब खाना होता है यह मुझे पूरे घर में दौड़ करता है और आपके हाथ से इतने अच्छे बच्चे की तरह खा लेता है। गौरव मनीषा को देख, आपको जेलस होने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं तो आपकी ही बेटा हूँ, बट आपसे मिम्मी बेटर है, वह मुझे डांटते नहीं आपकी तरह। मनीषा गौरव को घूरते हुए, खाना खाओ, अगर एक भी बात कही ना तो कल पूरे दिन तुम्हें बुक पढ़ते होंगे। गौरव मुंह बनाकर खाने लगती है। प्राची गौरव को खिलाते हुए मनीषा को देख, तुम्हें मैंने कहा था ना आशिया से बात करने को, उससे बात किया तुमने, वह कब तक आ रही है? मनीषा प्राची को देख, आशिया दीदी तो कह रही थी वह आज नहीं कल आएगी। प्राची अपना सिर हिलाते हुए, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। मनीषा मुंह बनाकर, होने को ही किसने कहा? प्राची अपनी सर हिलाकर गौरव को खिलाने लगती है। अंडस्को रुद्रा के अपार्टमेंट में रुद्रा अपने हाथ में गिटार लेकर प्रैक्टिस कर रहा था, पर अभी भी वह नशे में था और उसके पास ही वाइनन का बोतल था जो वह बीच बीच में पी रहा था।
सोनम रूम में आता है और रुद्रा को देख, रुद्रा ये सब क्या है? अगर तुम्हें तनिष्क सिंघानिया बनाकर उनकी हेल्प करना ही नहीं था तो तुमने पहले हाँ क्यों कहा मिसेस सिंघानिया को? रुद्रा कोई जवाब नहीं देता तो विराज भी रुद्रा को देख, बताना यार तेरा दिमाग में चल क्या रहा है? बेचारी कितनी अच्छी है, अपने सासू मॉम के लिए कितना कर रही है, तेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती भी सही है उसने और तुम नखरे दिखा रहा है। रुद्रा गिटार बजाना बंद करके सोनम और विराज को देख, क्या तुम दोनों को मैं कोई लड़की लगती हूँ जो नखरे दिखाऊंगा? नखरे दिखाना लड़कियों की काम होती है, लड़कों का नहीं। सोनम कमर पर हाथ रख, ओ हेलो, मैं कभी किसी को नखरे नहीं दिखाई। विराज सोनम को ऐसे देखती है जैसे वह किसी अजूबे को देख रहा हो, जिसे देख सोनम दांत पीसते हुए, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी भी नखरे नहीं किया। विराज अपना सिर हिलाते हुए, अक्सर लड़कियों को अपनी नखरा दिखता नहीं। सोनम विराज को घूरते हुए कुछ कहता कि तभी विराज रुद्रा को देख, तू हमें क्लियर करेगा तू क्यों ये सब कर रहा है? एक तो तूने पहले उनको हाँ कहा फिर ना कहा और तू कल उस शादी में भी जा रहा है। रुद्रा विराज को देख अपने गिटार को साइड में रखकर शराब के बोतल को लेकर विराज के पास आकर बैठते हुए, उसने मुझे इनवाइट किया, कहा था कल मैं शादी में जाऊं तो इसलिए मैं जा रहा हूं। सोनम मुंह बनाकर आकर रुद्रा के पास बैठ जाती है और उसके हाथ से बोतल लेकर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिसेस सिंघानिया ने तेरे ऊपर काफी गहरा इफेक्ट छोड़ा है। रुद्रा सोनम को घूरते हुए उसके हाथ से बोतल ले लेता है और कहता है, इफेक्ट की बात मुझसे मत कर, मैं बस शराब से इफेक्ट होता हूँ और किसी से नहीं। विराज रुद्रा को देख, सच में तू बस शराब से इफेक्ट होता है और मिसेस सिंघानिया से इफेक्ट नहीं हुआ? रुद्रा इसका कोई जवाब नहीं देता, बस बोतल को अपने मुंह में लगा लेता है, जिसे देख विराज फिर से कहता है, इफेक्ट नहीं हुआ फिर भी बस एक बार उसके कहने से तू रुद्रा बैनर्जी जो कभी भी किसी भी फंक्शन में नहीं गया, यहाँ तक अवार्ड शो में भी नहीं गया, वह शादी में जा रहा है, वह भी मेहंदी के दिन ही। रुद्रा विराज की इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता तो सोनम विराट को घूरते हुए, सन की उनकी पहले एक बार शादी हो चुकी है और उनके पति भी मर चुकी है और अभी उनकी एक बॉयफ्रेंड भी है, मतलब वुड बी हस्बैंड जिसे कहते हैं, तो तू रुद्रा के दिमाग में ये सब भरना बंद कर। विराज मुंह बनाता है, तभी रुद्रा का फोन बजता है। रुद्रा कॉल रिसीव करता है तो उधर से एक गंभीर आवाज आता है, हेलो सर, पेशेंट को होश आ गया। इतना सुना ही था कि रुद्रा झट से अपने जगह से उठ खड़ा होता है और शराब के बोतल को वहीं पर रख भागते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। रुद्रा को ऐसे जाते देख सोनम विराज को देख, इसे क्या हो गया, करंट का झटका लगा क्या जो ऐसे झट से चला गया? विराज सोनम को देख मुंह बनाकर, गांधी शायद उसका कोई एजेंट, बहुत ही एजेंट काम याद आ गया होगा, यही करता है वह हमेशा, चल उसके पीछे जाते हैं, क्या काम है देखते हैं। सोनम अपनी सिरहा में हिलती है और दोनों ही रुद्रा के पीछे चले जाते हैं। अंडस्को रिसोर्ट में रिद्धि आर्यन के रूम का डोर नॉक करती है पर उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो वह अंदर चली जाती है और चारों तरफ देखते हुए, आर्यन जी आप कहाँ हैं? प्लीज मेरी फोन दे दीजिए गौरव। रिद्धि ने इतना कहा ही था कि पीछे से डोर के बंद होने की आवाज सुनाई देती है तो रिद्धि पीछे पलटी है, जहां पर आर्यन डोर को बंद करके अपनी हाथों को फोल्ड किए खड़ा उसे ही देख रहा था। रिद्धि अपने बालों को अपने कान के पीछे करके, अपने डोर क्यों बंद किया? आप मुझे मेरा फोन दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं बस यहाँ पर। अब रिद्धि के और कुछ कहने से पहले आर्यन रिद्धि के पास आ जाता है और रिद्धि की आंखों में देख, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, बस हम नाम के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो तुम सोशल मीडिया में हमें ऐसे लवी डबी कपल क्यों शो करते हो? हमेशा जब भी तुम मुझे मिलने बुलाते हो तो बस कुछ सेल्फी लेकर तुम चले जाते हो और फिर सोशल मीडिया पर मुझे देखने को मिलता है तुमने उन फोटो को पोस्ट किया। पिछले 3 सालों से तुम्हारी यही सब चल रही है, करना क्या चाह रहे हो तुम? रिद्धि अपनी सिर झुका के 2 कदम पीछे चली जाती है और अपनी हाथ आगे करके, आप मुझे मेरी फोन दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आर्यन शांत होकर रिद्धि को देख, तुम मेरे सवालों का जवाब न देकर कहीं नहीं जा सकते। रिद्धि आर्यन को देख, देखिए यहाँ पर एक शादी होने वाली है तो प्लीज कोई सीन क्रिएट मत कीजिए। आर्यन हंसते हुए, सीरियसली मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ, हम यहाँ पर बंद कमरे के अंदर है ना कि हाल में सबके बीच, तो मैंने जो पूछा है वो तुम बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब? रिद्धि अपने चेहरे को ऊपर कर आर्यन को देख, क्योंकि आप ये चाहते हैं। आर्यन रिद्धि को घूरते हुए, मैं चाहता हूँ? मैं तुम्हें कहा है कि मैं ये सब चाहता हूँ। रिद्धि अपनी सिर नामे हिलाते हुए, कहा तो नहीं है पर मुझे पता है। आर्यन रिद्धि के पास अपनी कदम बढ़ाते हुए, क्या पता है तुम्हें? रिद्धि अपनी कदम पीछे लेते हुए,
यही क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? आप मुझे एक सेकंड भी नहीं झेल सकते अपने बस प्राची को प्रोटेक्ट करने के लिए सबके सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और आपके साथ साथ में प्राची की भी हेल्प कर पा रही हूँ, पर मुझे लगता है अब बहुत हो गई है ये सब। 3 साल हो गई तो सभी आपके और प्राची के स्कैंडल के बारे में भूल गए। अभी हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। मैं भी सोशल मीडिया से अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दूंगी आपके साथ जो है, और आप अपने लाइफ में अपने रियल लाइफ पार्टनर को ला। इतना कहते कहते हैं रिद्धि पीछे दीवार से टकरा जाती है तो वह पीछे दीवार को देख सामने आर्यन को देखती है जो उसके बिल्कुल करीब आ गया था, जिससे रिद्धि की सांस अटक गई थी। रिद्धि अपनी थूक निगलते हुए साइड से जाने की कोशिश करती है तो आर्यन उस साइड पर अपना एक हाथ रख देता है, जिसे देख रिद्धि हैरानी से आर्यन को देखती है जो उसे ही देख रहा था। रिद्धि अपना सिर झुका के दूसरे साइड से जाने लगती है तो आर्यन अपना दूसरा हाथ उस साइड भी रख देता है, जिसे देख रिद्धि आर्यन को देख क्या कर रहे हैं आप ये? आर्यन जो एकटक रिद्धि को देख रहा था वह रिद्धि के करीब अपने चेहरे को ले जाकर, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। रिद्धि अपने हाथों को आर्यन के चेस्ट पर रखकर उसे खुद से दूर करते हुए आर्यन जी हम रियल नहीं है। आर्यन अपने गल सांसों को रिद्धि के चेहरे पर छोड़ते हुए, हम क्या रियल नहीं है? रिद्धि अपने थूक निगलते हुए, हम रियल हस्बैंड वाइफ नहीं है, मतलब हम रियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। इतना कहने के बाद रिद्धि अपने मन में खुद को ही डांटे हुए कहती, गाधी नर्वस क्यों हो रही है यार? नर्वसनेस में कुछ भी बके जा रही है, ये कैसी बात हुई? काश मैं अभी यह कह पाती कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरी जुबान फिसल गई। आर्यन रिद्धि के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर, हस्बैंड वाइफ। रिद्धि अपने पूरी ताकत लगाकर आर्यन को खुद से दूर करके जल्दी से 2 कदम उससे दूर चली जाती है और आर्यन को देख, गलती से मेरे मुंह से निकल गई, आप मुझे मेरी फ़ोन दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आर्यन अपने जेब से रिद्धि की फ़ोन को निकाल उसे दिखाते हुए, तुम्हें अपने फ़ोन चाहिए ना? रिद्धि अपनी सिर हाँ में हिलती है तो आर्यन उसे उसका फ़ोन दे देता है। रिद्धि भी अपने फ़ोन को लेकर जल्दी से आर्यन के रूम से बाहर चली जाती है। आर्यन जाते हुए रिद्धि को देख, मैं भी चाहता हूँ तुम जल्दी से मेरे लाइफ से दूर चले जाओ, पर जब अब ये होने वाला है तो मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? इतना कहकर वह अपने दिल पर हाथ रख देता है और डोर की तरफ देखने लगता है। प्राची का रूम। प्राची गौरव को सुला रही थी जो अब तक सो गई थी, पर प्राची अभी भी उसके सिर पर थपथपाई जा रही थी और उसके दिमाग में रुद्रा ही घूम रही थी। प्राची अपनी सिर नीचे करके गौरव को देखती है और उसके दूसरे साइड सो रहे हैं मनीषा को, जो गौरव को एक हाथ से हल्के से हक करके सो रही थी। प्राची गौरव और मनीषा के सिर पर बारी बारी किसकर बेड से उतर जाती है, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर आसमान को देते हैं। तुम्हें तनिष्क बनना होगा, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी, पर तुम्हें तनिष्क तो बना ही पड़ेगा। रुद्रा बैनर्जी जो भी हो जाए, मैं मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए प्राची आसमान में ही देखने लगती है। सुबह का वक्त। सबसे पहले प्राची की नींद खुलती है तो वह अपने साइड में देखती है जहां अभी भी गौरव और मनीषा एक दूसरे को हक करके सो रही थी। वह उन दोनों को एक नज़र देखने के बाद गौरव और मनीषा के फोरहेड पर किस करके वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद प्राची बाहर आती है और किसी को कॉल करती है। एक ही रिंग में उधर से कॉल रिसीव कर लेते हैं। कॉल रिसीव होते ही प्राची कहती है, भैया अभी तो 6:30 बज रहे हैं, वह मतलब मिस्टर बैनर्जी कब तक आएगा रिजॉर्ट? क्या आपको उसने कुछ बताया? उधर से आकेश अपनी सिरना में हिलते हुए, नहीं बताया तो नहीं, बट एक बात है। प्राची अपनी सिर हिलाते हुए, हाँ क्या बात है बताए। आकेश, वह जैसे हमेशा ड्रिंक करके रहता है, अगर वह वैसे ही रिजॉर्ट जाएगा तो? प्राची आकेश को रोकते हुए, नहीं शराब पीकर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक काम कीजिए आप उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचिए, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ रही हूँ। इतना कहकर प्राची भागते हुए क्लोजेट रूम में जाती है और एक सिंपल ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहन के आ जाती है, जिसमें भी वह कमाल की लग रही थी। अब आगे क्या होगा? किसका कॉल आया था रुद्र को? कौन होश में आ गया? क्यों रुद्र यह सब कर रहा है? क्या आर्यन और रिद्धि की सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा? एपिसोड 85। प्लीज आप कपड़े पहन के आइए। अब आगे। प्राची अपने रूम से निकाल के हॉल में आती है तो हॉल में रुक्मणी जी, दादी जी, दादाजी, आलोक जी, नितिन, रिद्धि, आर्यन, सायशा सभी की मॉम डैड बैठे थे। प्राची को देख आलोक जी कहते हैं, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? प्राची उनके पास आकर, डैड मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ रही है, मैं कुछ घंटे में ही आ जाऊंगी। दादी जी आंखें छोटी करके, मीटिंग कैंसिल कर दो, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, जाओ रोशनी के पास जाओ। प्राची दादी को समझाते हुए, दादी प्लीज अर्जेंट मीटिंग है, मैं चली आऊंगी और उसके बाद आप सब जो कहेंगे मैं वही करूंगी प्लीज। दादी जी कुछ कहते हैं कि इतने में रुक्मणी जी कहते हैं, प्राची तुम ये बताओ तनिष्क अभी तक क्यों नहीं आ रहा? तुमने कहा था सुबह आएगा, सुबह तो हो गई।
प्राची जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, सुबह हो गई है, आ जाएगा, आप प्लीज दादी को मनाए ना, मैं नहीं जाऊंगी तो वह नहीं आएगा। दादी जी आंखें छोटी करके, तुम नहीं जाओगे तो वह नहीं आएगा मतलब? प्राची कुछ कहती कि रुक्मणी जी कहते हैं, ठीक है जाओ तुम जाकर तनिष्क को ले आओ। प्राची सबको देख, सॉरी पर यह बहुत अर्जेंट है, आप लोग मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है, पर अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर प्राची वहां से भागते हुए चली जाती है। वह जल्दी से रिसोर्ट के पार्किंग में पहुंचती है और कार में बैठ ड्राइवर को देख, भैया जल्दी चलिए। ड्राइवर पीछे प्राची को देख बोला, मैडम गेट के सामने रिपोर्टर की भीड़ है, वह लोग इस ग्रैंड वेडिंग। प्राची सिर पर हाथ रख उनके बात को बीच में काटते हुए, पीछे की गेट से चलिए। ड्राइवर अपना सिर हिलता है और पीछे की गेट से होते हुए वह लोग रिजॉर्ट से बाहर निकल जाते हैं। अंडस्को रिधव का रूम। रिधव जो आराम से सो रहा था, अचानक उसके ऊपर ठंडा पानी गिरता है तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठता है और सामने देखता है जहां पर सायशा खड़ी थी। सायशा को देख रिधव चिल्लाते हुए कहता है, तू हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती है यार? अब ये सुबह सुबह इतने ठंडे पानी से बैग पर ही मुझे नहाने का क्या मतलब? सायशा मुंह बनाकर, अभी 5 मिनट में हमारी एक मीटिंग है और तू अभी भी सो रहा है। रिधव अपने चेहरे से पानी को साफ करके गहरी सांस छोड़, तो तू मुझे आराम से भी तो उठा सकता था ना ये सब। सायशा बकेट को नीचे पटक कमर पर हाथ रख के, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे उठाने की कोशिश नहीं किया पर तू उठा ही नहीं? रिधव सिर हाँ में हिलाते हुए, ठीक है तो सब अरेंजमेंट कर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर रिधव बेड से उतर के वॉशरूम में चला जाता है। सायशा जाते हुए रिधव को प्यार से देखती है और फिर साइड में रखे अपने बैग से लैपटॉप बाहर निकलती है। सायशा लैपटॉप बाहर निकली ही थी तभी रिधव का फोन बजने लगता है। सायशा बेड के पास जाकर बेड से रिधव के फोन में देखती है जहां पर कोई श्रुति डार्लिंग नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख सायशा आंखें छोटी हो जाती है। सायशा कॉल रिसीव करके चुप रहती है तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है, डार्लिंग हम कल रात मिलने वाले थे पर तुम तो आए ही नहीं और आज भी कोई अपडेट नहीं दिया। सायशा मुस्कुराते हुए, मैं देती हूं ना तुम्हें अपडेट, गुस्से में अपने सारे सामानों को पैक करो और रिधव से कोसों दूर चले जाओ, नहीं तो रिधव क्या किसी और के पास जाने की लायक नहीं रहोगे। उधर से श्रुति कहती है, आप कौन हैं और आपके पास रिधव का फोन? सायशा गुस्से में, मैं रिधव का गर्लफ्रेंड हूं और तुम एक आउटसाइडर, तो चुपचाप रिधव के लाइफ से चले जाओ वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। श्रुति, पर मैं रिधव का कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मैं तो बस हुक। सायशा चिल्लाकर, तुम्हारी सारी हुक को मैं सरेआम सबके सामने तोड़ दूंगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी रिधव को ब्लॉक करो और उसके सामने भी कभी मत आना। इतना कहकर सायशा कॉल कट कर देती है और श्रुति की नंबर ब्लॉक कर देती है। वही रिधव जो वॉशरूम से ऐसे सायशा की चिल्लाने की आवाज सुन लिया था, वह जल्दी से शावर ऑफ करके एक टावर में बाहर आता है। बाहर आते ही सायशा के हाथ में अपना फोन देखकर वह हैरान हो जाता है और जल्दी से आकर सायशा के हाथ से अपना फोन लेते हुए, तूने मुझसे बिना पूछे मेरा फोन टच क्यों किया और किससे बात कर रहा था तू ऐसे चिल्ला चिल्ला कर? सायशा फोन को बैग पर रख रिधव को देख, श्रुति नाम की कोई थी उससे ही बात कर रही थी। रिधव आंखें बड़ी बड़ी करके, तूने श्रुति से चिल्ला कर क्यों बात किया? कल रात को हम होटल में मिलने वाले थे बट मैं भूल गया, इसलिए शायद उसने कॉल किया था, हमें आज मिलना था और तू। इतना कहते कहते रिधव रुक जाता है क्योंकि सायशा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। सायशा अपने कमर पर हाथ रख, तुझे क्या चाहिए? तू क्यों लड़कियों के साथ ऐसे? रिधव सायशा की बात को बीच में काट कर, देख एक सिंपल बात बताता हूँ, तू 3 सालों से मेरे पीछे पड़ा है तो प्लीज तू अपनी लाइफ खराब मत कर, अपनी बॉयफ्रेंड बना, हस्बैंड बना, बच्चे बना, जो चाहे वह कर और मुझे अपनी तरह जीने दे। क्यों मेरे पीछे पड़ा है यार? सायशा अपनी कदम रिधव के ओर बढ़ते हुए, पहली बात मैं तेरे पीछे 3 सालों से नहीं बचपन से पड़ी हूँ और मैं बॉयफ्रेंड भी तुझे बनाना चाहती हूँ, हस्बैंड भी तुझे ही बनना चाहती हूँ और बच्चे भी तेरा ही चाहती हूँ। तू क्यों नहीं समझता, प्यार करती हूँ मैं तुझसे। रिधव एक गहरी सांस छोड़कर, तू क्यों नहीं समझता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। सायशा रिधव के बॉडी को एक नज़र देखती है और रिधव के कुछ समझने से पहले उसके पास जाकर उसके टॉवल को खींच लेती है, जिससे रिधव शॉक रह जाता है और उसके कुछ करने से पहले सायशा रिधव को हक कर लेती है और उसके पीठ को अपने सॉफ्ट हाथों से सहलाते हुए, तू क्यों मेरे साथ ऐसा करता है? मुझमें क्या कमी है? रिधव अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है और सायशा को खुद से दूर कर टॉवल लेकर जल्दी से अपने ऊपर लपेटकर सायशा को देखते हुए, क्या घटिया हरकत है ये? सायशा रिधव की आंखों में देखते हुए, क्यों? क्या मैं लड़की की तरह नहीं हूँ? तू क्यों मेरे पास नहीं आता? क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करता? 3 सालों से तुझे लड़कियों से तुझे दूर रख रख थक गई हूँ मैंने तुझसे प्यार किया, इसमें मेरी तो कोई दोष नहीं है ना, तो क्यों मुझे सजा दे रहा है?
रिद्धब गहरी सांस छोड़कर, सायशा प्लीज तेरे लिए मेरे दिल में वैसा कुछ भी नहीं है तो तू क्यों हर बार खुद हट करती है, किसी और को ढूंढ लेना अपने लिए जो तेरे लायक है। सायशा जिसकी आंखें नम हो गई थी वह रिद्धब के पास आते हुए, तू है मेरे लायक और कोई नहीं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तू भी मुझसे प्यार करता है, झूठ मत बोल, तेरी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखता है पर तू मानता क्यों नहीं। रिद्धब झल्ला कर, वाओ तो तू दिल की बात भी जान लेती है, प्लीज बकवास बंद कर। इतना कहकर रिद्धब मुड़कर क्लोजेट रूम की ओर जाने लगता है तो सायशा गुस्से में कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तू एक्सेप्ट कर या ना कर, यू लव मी, और अब अगर तू नहीं मानेगा तो मैं हमारे पेरेंट्स से कह दूंगी तूने मुझे यूज किया। रिद्धब जो क्लोजेट रूम के पास चला गया था सायशा की बात सुनकर हैरानी से पलटकर उसे देखते हुए, तू सबसे झूठा कहेगा यार, तेरे चक्कर में तो 3 सालों से मैंने किसी लड़की के पास भी नहीं जा पाया और तू कह रहा है मैंने तेरा यूज किया। सायशा अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ और मैं ये प्रूफ भी कर सकती हूँ। रिद्धब अपनी आंखें छोटी करके, कैसे। सायशा अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाकर अपने ड्रेस को कंधे से फाड़ देती है जिसे देख रिद्धब की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाता है। ड्रेस फाड़ने की वजह से एक साइड से सायशा की इनर दिख रही थी पर सायशा इस पर ध्यान न देकर दूसरी साइड से अपनी ड्रेस फाड़ने लगती है। तभी जल्दी से रिद्धब उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए, रुक जा यार, अभी क्या प्रूफ करना, ये तो उस नहीं रेप का केस लगा रहा है मेरे ऊपर, मुझे घर से निकाल देंगे डैड, ऊपर से जेल में भी डाल देंगे, क्यों मुझे बदनाम करने पर तुली है। सायशा अपने हाथों को फोल्ड करते हुए, तब तू एक्सेप्ट कर, तू मुझसे प्यार करता है और अब से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। रिद्धब मुंह बनाकर, मैं नहीं मान रहा। सायशा अपनी सिर हिलाते हुए, ठीक है तो मैं भी जा रही हूँ बाहर। इतना कहकर सायशा जाने लगती है तो रिद्धब सायशा को रोकते हुए, ठीक है मुझे मंजूर है सब, और अब 5 मिनट से ज्यादा हो गया, तू मीटिंग में स्टार्ट कर, मैं अभी आता हूँ। रिद्धब की बात पर सायशा खुशी से झूम उठती है और रिद्धब के गाल पर किस करके, ओके बेबी। रिद्धब मुंह बनाते हुए क्लोजेट रूम में चला जाता है और सायशा अपने बैग से दुपट्टे निकाल अपने ऊपर ओढ़ लेती है और लैपटॉप के सामने बैठकर मीटिंग स्टार्ट कर देती है। अंडस्को वही प्राची जब रुद्रा के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है तो वहां पर पहले से एक और कार खड़ा था। प्राची के कार के वहां रुकते ही उस कार से सिया और आकेश बाहर आता है। प्राची कार से बाहर आके, जल्दी चलो। वह दोनों अपना सिर हाँ में हिलते हैं और प्राची के साथ एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी रुद्रा के अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। आकेश डोर बेल बजाता है तो विराज डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही विराज का नजर सिया पर पड़ता है तो वह देखता ही रह जाता है। वही विराज को ऐसे खुद को देखते देख सिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। प्राची और आकेश को भी काफी अजीब लग रही थी। वह दोनों विराज से कुछ कहते कि तभी विराज को साइड करके सोनम सामने आ जाती है। सामने आते ही सोनम की नज़र आकेश पर जाती है तो वह आकेश को देखते ही रह जाती है। आकेश भी सोनम को देखने लगता है जिसे देख प्राची अपने सिर पर हाथ रख मन में, इन दोनों को लाना ही शायद मेरी गलती है। प्राची एक नज़र उन चारों को देखने के बाद कहती है, क्या मिस्टर बनर्जी है। प्राची की बात पर विराज आकेश सोनम होश में आते हैं और सभी प्राची को देखने लगते हैं। विराज जल्दी से सिर हाँ में हिलाते हुए, हाँ रुद्रा है, वह भी सो रहा है। प्राची एक गहरी सांस छोड़, थैंक गॉड, मतलब अभी भी उन्होंने शराब नहीं पिया। सोनम दरवाजे के सामने से हटते हुए, आप तीनों अंदर आइए। सभी अपने सिर हिलाते हुए अंदर आ जाते हैं। विराज उन सभी को बैठने का इशारा कर, आप तीनों बैठिए। और आप तीनों क्या लेंगे, चाय या कॉफी। प्राची अपनी सिर ना में हिलती है। आकेश और सिया एक साथ, थोड़ा पानी मिलेगा। सोनम जल्दी से अपनी सिर हाँ में हिलाकर, यह कोई पूछने वाली बात है, रुकिए मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सोनम वहां से चला जाता है तो विराज सामने सोफे पर बैठते हुए, आप तो मिसेस सिंघानिया हैं ना, आप यहाँ किस लिए आए हैं। सिया अजीब नजरों से विराज को देख, पहले ही तो पूछा मिस्टर बनर्जी यहाँ है या नहीं, मतलब हम उनसे ही मिलने आए हैं। विराज हल्का मुस्कुराकर सिया को देख, वही तो, किस लिए मिलने आए हैं वह तो बताए। सिया मुंह बनाकर, क्या आप रुद्रा बनर्जी है जो हम आपको बताएंगे। पीछे से सोनम पानी लेकर आते हुए, नहीं हम रुद्रा बनर्जी नहीं है, पर रुद्रा और हम एक ही है। रुद्रा को कहना और हमें कहना एक ही बात है, तो हमें बता सकते हैं, हो सकता है हम आपकी मदद भी कर दे। इतना कहते हुए वह सिया और आकेश को पानी देता है और जाकर विराज के पास बैठ जाता है। प्राची अपना सिर हिलाते हुए, दरअसल उन्होंने कहा था वह तनिष्क सिंघानिया बनकर मॉम के सामने जाएंगे, बट अभी वह मना कर रहे हैं। मैंने यह बात मॉम को बता दी है कि उनका बेटा आ जाएगा, पर अभी अगर वह नहीं आए तो वह और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, हम उनको संभाल नहीं पाएंगे। वह वेट कर रही है अपने बेटे की। प्राची की बात सुनकर सोनम या विराज कुछ कहता के उठने में वहां पर एक आवाज गूंजता है, आज तो आप अकेले नहीं आए, अपने साथ 2 को ले आए हैं। क्या आप मुझे किडनैप करके ले जाना चाहते हैं मिसेस सिंघानिया।
सभी साइड में देखते हैं जहां पर रुद्रा एक लोअर में खड़ा था, जिसे देख सिया और प्राची जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है क्योंकि वह शर्टलेस था। प्राची अपने मन में कहती है, क्या इसने सोते सोते भी नशा किया है जो ऐसे आ गया। रुद्रा हल्का मुस्कुरा कर प्राची को देख, सही कहा आपने, पर यह शराब का नशा नहीं, मेरे सपनों में कोई आती है जो मुझे हर बार नशा करा कर जाती है। रुद्रा की बात पर प्राची रुद्रा को एक नज़र देखती है और फिर उस नजरें फेर कर, प्लीज आप कपड़े पहन के आइए। प्राची की बात पर रुद्रा प्राची को देख, क्यों, क्या आपको मेरा बॉडी पसंद नहीं आया। रुद्रा की बात सुनकर प्राची उसे घूरने लगती है तो वह रूम में चला जाता है, जिसे देख विराज और सोनम में एक दूसरे को देखते हैं। वह दोनों ही हैरान थे, पर जल्दी ही वह दोनों अपने चेहरे को नॉर्मल कर लेते हैं। कुछ देर बाद रुद्रा एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में बाहर आता है और सोनम के पास बैग प्राची को देख, तो बताए सुबह सुबह यहाँ आपकी आना कैसे हुआ। प्राची आकेश की तरफ हाथ बढ़ाती है तो आकेश उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है, जिससे प्राची सामने कॉफी टेबल पर रखते हुए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कीजिए और हमारे साथ चलिए। रुद्रा कुछ देर प्राची को देखने के बाद हल्का मुस्कुराता है और फिर पेपर पर साइन कर देता है, जिसे देख सभी वहां पर हैरानी से रुद्रा को देखने लगता है। रुद्रा प्राची को वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है तो प्राची वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेते हुए, अभी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया तो कल शाम को साइन क्यों नहीं किया, कल क्यों मना कर रहे थे। रुद्रा प्राची को देख, क्योंकि कल शाम को आप नहीं आए थे, पर अभी आप आए हैं तो मैंने साइन कर दिया। रुद्रा की बात पर सभी रुद्रा को घूरने लगते हैं, पर रुद्रा सभी की नज़रों को इग्नोर कर अपने रूम की ओर जाते हुए, वेट कीजिए मैं रेडी होकर आता हूँ, सोनम विराज तुम दोनों भी रेडी हो जाओ। इतना कहकर रुद्रा अपने रूम में चला जाता है। रुद्रा के जाते ही विराज और सोनम भी उन तीनों को बैठने को कहकर वहां से अपने अपने रूम की ओर चले जाते हैं। उन्हें जाने के बाद आकेश प्राची को देख, मैडम ये तो बिल्कुल बॉस की तरह है, पर बस दिखाने में। सिया अपनी सिर हिलाते हुए, यस मैडम यह आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था। प्राची अपनी सिर हिला के, तुम दोनों इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, शायद इसका यही आदत है, क्योंकि कल जब मैं आई थी तब भी यह ऐसे ही बिहेव कर रहा था। वह दोनों अपना सिर हिला देते हैं। कुछ देर बाद रुद्रा अपने लगेज के साथ बाहर आता है तो प्राची से आकेश रुद्रा को देखता ही रह जाता है। उसने एक 3 पीस सूट पहना था, आंखों में ग्रीन लेंस, वह बिल्कुल तनिष्क की तरह लग रहा था, जिसे देख कोई भी नहीं कह सकता कि ये तनिष्क नहीं है। रुद्रा प्राची को देख, क्या मैं आपके हस्बैंड की तरह लग रहा हूँ। प्राची अपनी सिर हाँ में हिला देती है तो रुद्रा भी मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट से पॉकेट लेकर बोतल निकलता है, जिसे देख प्राची जल्दी से उठकर रुद्रा के पास जाकर उसके हाथ से वह बोतल ले लेती है, जिस चक्कर में उसकी पैर फिसल जाती है और वह रुद्रा के ऊपर गिर जाती है, पर रुद्रा उसे संभाल लेता है। रुद्रा प्राची को खुद से दूर कर उसे घूरते हुए, व्हाट आर यू डूइंग मिसेस सिंघानिया। प्राची रुद्रा से जल्दी से दूर होकर सिर झुकाकर, सॉरी मिस्टर बैनर्जी बट आप ड्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया इतना ड्रिंक नहीं करते थे। रुद्रा प्राची के हाथ से बोतल लेते हुए, तब मुझे तनिष्क सिंघानिया नहीं बनना, क्योंकि जो भी हो मैं अपने शराब को नहीं छोड़ सकता, शराब तो छोड़ चुका हूँ, शराब यह नहीं होगा। प्राची हल्का मुस्कुराकर, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिया है, अगर अभी आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं तो आपको मुझे 500 मिलियन देना होगा। रुद्रा कुछ देर प्राची को घूरता है और अपने सूटकेस को आकेश की ओर देते हुए, लोमड़ी मुझे ले जाना, तुम्हारे लिए भारी न पड़ जाए। प्राची रुद्रा को घूरते हुए, तुम नहीं आप। रुद्रा अपना सिर हिलाते हुए, क्या मिस्टर सिंघानिया भी आपको आप कहता था। प्राची एक गहरी सांस छोड़ता है तो रुद्रा चिल्लाकर, विराज सोनम जल्दी आओ। रुद्रा के चिल्लाते हैं सोनम और विराज भागते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं, और जब वह लोग रुद्रा को देखते हैं वह देखता ही रह जाते हैं, क्योंकि रुद्रा सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सोनम रुद्रा की बलाएं लेते हुए, यार तू तो डेम हैंडसम लग रहा है इस लुक में। रुद्रा आंखें छोटी करके, तेरे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं पहले हैंडसम नहीं दिखता था। विराज अपना सिर ना में हिला के, अरे यार तू हैंडसम है, बट इस लुक में तू और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। रुद्री उन दोनों को देख, और तुम दोनों हमेशा की तरह छापरी। वह दोनों ही मुंह बनाते हैं और प्राची को देखा, तो हम चले। प्राची अपनी सिर हिलाती है और आगे आगे जाने लगती है तो रुद्रा उसे रोकते हुए, आप मेरे पीछे आएंगे। प्राची रुककर आंखें छोटी करके रुद्रा को ढूंढते हुए, वाई। रुद्रा प्राची को देख, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, नहीं तो मेरे एक्टिंग में गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। प्राची कुछ देर रुद्रा को घूरने के बाद वही खड़ी रहती है। रुद्रा सोनम और विराज आगे निकल जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे प्राची सिया और आकेश रुद्रा का लगेज लेकर जाने लगता है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या रिएक्शन होने वाला है सभी का रुद्र को देख, क्या होगा जब आशुतोष को रुद्र के बारे में पता चलेगा।